औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमने सेशन रखा है वो स्पेसिफिकली जो अभी रिज़ल्ट आया है कैफ़ का, स्पेशली कैफ़ 8 का जो रिज़ल्ट आया है उसको डिस्कस करने के लिए रखा है कि क्या वजूहात रही हैं जिसकी वजह से पेपर फ़ेल होता है, बार बार फ़ेल होता है। इतना सिंपल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल भी है, इतना इंटरेस्टिंग है कि उसको पढ़ो तो उसके अंदर बंदा गुम हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या रीज़न है कि बच्चा फ़ेल हो जाता है, बार बार फ़ेल हो जाता है और फेल होता है, और फेल होने का रीज़न भी उसको समझ में नहीं आता कि यार रीज़न क्या है जिसकी वजह से वो फेल हो रहा है। तो आज के जो सेशन है, भले वो आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, एक्सक्लूसिवली सिर्फ ये चीज़ डिस्कस करने के लिए कि क्या रीज़न्स होते हैं फेलियर के ऑडिट के पेपर में। ऑडिट के पेपर में अगर हम देखें पिछले 6-7 रिज़ल्ट उठा के देखें तो 36-38% के बीच में, मोस्टली 37% उसका ऑन एन एवरेज रिजल्ट आ रहा था। बात करते हैं ऑटम 2025 के जो ऑडिट का पेपर था। ऑटम 2025 तो आपने दिया है, मार्च 2025 का जो पेपर था कंपैरेटिवली बहुत आसान पेपर था, लेकिन उसमें बड़ी तादाद बच्चों की पास होने से रह गई। 37% ऑलमोस्ट उसका है, 38% रिजल्ट था। अब आओ ऑटम 2025 के रिजल्ट पे। ऑटम 2025 का जो पेपर था, ग्रुप्स भरे हुए हैं, फेसबुक भरी हुई है, व्हाट्सएप भरे हुए हैं कि पेपर हलवा था, पेपर आसान था। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता था कि पेपर इतना भी आसान नहीं था, पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था, पेपर थोड़ा सा घुमा हुआ था, कुछ चीज़ों से मिला के लिख दी थी तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि यार एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है कि नहीं है। हाँ, जिनको टॉपिक की अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर मैं बात करूँगा एग्ज़ाम टेक्निक की, तो जिन बच्चों को एग्ज़ाम टेक्निक पता थी कि यार सवाल को किस तरीके से पेपर के अंदर हैंडल करना है, किस तरीके से लेके चलना है, और उसकी उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी पिछले 4-5 महीने, 3 महीने लगातार उनको प्रैक्टिस पे रखा था। ठीक है, तो उसके बाद उनको जाके समझ में आई थी कि चीज़ों को किस तरीके से लेके चलना है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट था। जो बच्चे 3 अटैम्प्ट से 4 अटैम्प्ट से फेल हो रहे थे, और स्पेशली 2 बच्चों के मैसेज अभी भी मुझे याद हैं जो मैंने फेसबुक वगैरह पे भी डाले हैं कि दे वर अबाउट टू बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, उनका पेपर पास होना ज़बरदस्त बात थी। ऑब्वियसली दूसरे जो बच्चे उनका भी पेपर पास होने एक अच्छी खुशाइन बात है, बट डिसक्वालिफिकेशन से बचना, पेपर को पास करना एक बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने सीखा अपनी गलतियों से। तो आज का जो सेशन है उन गलतियों को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकग्नाइज़ करने के लिए कि गलतियां हमसे हुई हैं, और उस गलती का अदाला भी हमें करना पड़ेगा अगले अटैम्प्ट के लिए, पास करने के लिए। ठीक है, तो जो ऑनलाइन वाले हैं मैं पहले उनसे ज़रा सुनना चाहूँगा कि उनको क्या लगता है। पहले तो आप मार्क्स बता दें, अटैम्प्ट बता दें, और ये बता दें कि भाई मेन रीज़न क्या लगता है फेलियर का, कि फेलियर क्यों है, अब तक की असेसमेंट क्या कहती है। तो फिर हम जो है ना वो आगे बढ़ते हैं। रीज़न क्या रहा फेलियर का, व्हाट वाज द रीज़न फॉर फेलियर, ये भी बताना है कि भाई हमने अब तक ये चीज़ असेस की है और ये रीज़न रहा है हमारे फेल होने का, क्या रीज़न रहा है। हाँ भाई, यहाँ से कोई रीज़न बताना है, रीज़न क्या रीज़न रहा फेल होने का। प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग का मसला है, और मिक्सअप हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, और क्या रीज़न है। देखो ये अच्छी बात की कि एग्ज़ाम हॉल में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मेन रीज़न क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। मेन रीज़न क्या है वही हम देखने के लिए आज जो है ना वो ये सेशन रखा है कि यार मेन रीज़न क्या है। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये रीज़न है मेन, और मुझे इस चीज़ पे काम करना है। अब अगर कोई बच्चा बोले कि यार 45 पे आया है रिज़ल्ट और 5 नंबर से पेपर रुका, तो पेपर 5 नंबर से नहीं रुका, पेपर रुका है 55 नंबर से। तो आपकी अगर सोच से चलो कि 5 नंबर से पेपर रुका है, तो आपकी जो मेहनत होगी वो 5 नंबर के लिए होगी कि अगले अटैम्प्ट में ये मेरे 5 नंबर आ जाए। ऐसा ना हो वो 40 जो है ना वो बाकी के दाव पे लग जाएं।
मैं किस नज़र से देखता हूँ कि आप 55 मार्क्स नहीं ले सके पेपर के अंदर, सही है, 55 मार्क्स आपको लेने थे पेपर में, वो आप नहीं ले सके, तो मेहनत उसके लिए करनी है, ठीक है। तो कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह वो हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद किस तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे वो हम कर लेते हैं। अच्छा, ऑलरेडी इस बैच का आगाज़ हो चुका है और कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल है, तो जिन बच्चों ने पोर्टल का एक्सेस लेना है तो वो ले लें ताकि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकें। टॉपिक क्या कवर हो गए वो मैं बता देता हूँ। जनरल कॉन्सेप्ट्स वगैरह हमने कवर कर लिया है, आइज़ा 200 कवर कर लिया है, जिसके अंदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल है। उसके बाद हमने इंगेजमेंट लेटर, काफ़ी हद तक हमने इंगेजमेंट लेटर कवर कर लिया, अब उसके प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करना है। और कंपनी लॉ के जो प्रोविजंस हैं ऑडिट से रेलेवेंट, ठीक है, सिलेबस में जो आपके हैं वो हमने कवर कर लिए, वो चीज़ें हो चुकी हैं और वो पोर्टल पे अपलोडेड है। स्लो इसलिए चला था क्योंकि आवाम जागती है रिजल्ट के बाद, तो रिजल्ट के बाद अब हम रिदम के साथ पूरी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो हमेशा की तरह इस दुआ के साथ आगाज़ करेंगे, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जब आप लोग पढ़ें तो इस दुआ को पढ़ें, इस दुआ में बड़ी ताकत है कि अल्लाह ताला से आप दुआ करते हैं कि जो मेरे ये ना कि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ड्राफ्टिंग के अंदर मसला है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग के अंदर हमारी चीज़ें होती हैं, हम उसको सही तरीके से निकाल नहीं पाते, कह नहीं पाते, अपने दिल की बात नहीं कह पाते, हम सही से लिख नहीं पाते, जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है, हम वो लिख नहीं पाते। तो ये दुआ स्पेसिफिकली उसी सिचुएशन के लिए कि अगर कोई डोर मेरे गले में बंधी हुई है, कोई गिरा है, तो अल्लाह ताला उस गिरा को खोल दे, और ड्राफ्टिंग के अंदर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि ब्लॉकेज पैदा कर रही है तो ब्लॉकेज को भी रिमूव कर दे। तो ये अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं और ये कुरान के ही वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप इस दुआ को पढ़ें, याद कर लें, याद ही होगी, नहीं है तो याद कर लें, और जब भी आप पढ़ने बैठें, जब भी कोई काम करने बैठें, जब भी कोई मीटिंग में जाएं, किसी से बात करें, घर वालों से बात करें, किसी से भी कोई मुश्किल चीज़ आपको समझानी हो तो हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ठीक है। अच्छा जी, तो अपना जो इंट्रोडक्शन है वो मैं स्किप करता हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन इस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है वो आपका जो पेपर है वो क्यों रुक रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, ऑडिट जो है ना एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड सब्जेक्ट है, अगर हम इसको किसी नॉर्मल थियोरेटिकल सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे तो हम गलती पर हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो कि आईकैप चाह कह रहा है। आईकैप जब ऑडिट का पेपर लेता है ना तो आईकैप ये कहता है कि भाई आप पार्टनर हो, इंगेजमेंट पार्टनर हो, और आपने जाके रिपोर्टें साइन करनी है। जब वो आपसे रिपोर्टिंग का पेपर लेता है तो कहता है कि भाई आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने किसी अच्छी लिस्टेड कंपनी के, पब्लिक सेक्टर के, तो वो ये एक्सपर्टीज़ आपसे चाहता है। वो आपसे आईटी का एरिया टेस्ट करता है तो वो ये चाहता है कि भाई आप तो बहुत बड़े आईटी एक्सपर्ट हो, आईटी ऑडिटर हो। आपसे लॉ का पेपर टेस्ट करता है तो ऐसा तासुर जाता है कि अभी आप जाओगे कोर्ट में कॉर्पोरेट केसेस हैंडल कर रहोगे। टैक्स उस लेवल पे टेस्ट होता है भाई, टैक्स आईकैप इस तरह से पूछ रहा होता है जिस तरह आप जाओगे अभी 3-4 कंपनी के केसेस कमिश्नर के सामने आप प्लीड कर रहोगे। तो आईकैप आपको उस लेवल पर ले जाना चाहता है, और ऑडिट की भी अहमियत कुछ इसी तरीके की है। तो ये पहला सब्जेक्ट है, ये पहला फेस ऑफ है जो आप ऑडिट के साथ कर रहे हो। इसके बाद दूसरा आएगा CFAP 6 CA फाइनल में, ठीक है। और ऑडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो आपको आर्टिकलशिप के अंदर भी थ्रू आउट हेल्प करेगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जो बच्चे चाहेंगे फर्म में रुकना वो फिर पार्टनर तक आगे बन सकते हैं। तो अगर आपको ऑडिट की बेसिक्स नहीं है, फंडामेंटल्स नहीं है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर अभी सही नहीं है, आप मटीरियलिटी को सही से गेज नहीं कर पाते हो, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस सब्जेक्ट को अगर पढ़ोगे ना तो इस नज़रिए से पढ़ना कि तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम ऑडिट पार्टनर हो, तुमने रिपोर्ट साइन करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है, जो मैं भी जब पढ़ रहा था तो ये चीज़ को मैं जहन में रखता था कि आईकैप आपको उस तरफ लेके जाना चाहता है। हमारा मसला ये है कि हम देखते हैं अपने आप को सिर्फ स्टूडेंट, आईकैप स्टूडेंट नहीं देखता। आईकैप कहता है कि यार कैफेट पास कर लिया, CFAP 6 पास कर लिया और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तो ये तो आ जाएगा कुछ अरसे बाद के प्रैक्टिसिंग लाइसेंस दे दो, मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है। तो अब अगर वो ऑडिट में लीनियंसी दिखाएगा, रिपोर्टिंग में लीनियंसी दिखाएगा, और तुमने रख के कंपनीज के बजाना शुरू कर दी, उसका इंपैक्ट जाएगा डायरेक्ट शेयर होल्डर्स के पास। पब्लिक इंटरेस्ट जो है ना वो जाके हेड करेगा। तो आईकैप ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, ठीक है। इसीलिए थोड़ी सी चेकिंग में कहीं सख्ती भी हो जाती है, अच्छा मिक्स होता है। ये पैटर्न नहीं होता कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर दो कौन सा है, क्राइमिंग के एरिया, ये नहीं होती भाई, ये चीज़ें नहीं हो, प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं होती, सिनेरियो कहीं से भी उठकर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मेन चीज़ें थी, तो उसको इसी तरीके से लेके चलना है कि भाई आप किसी फर्म के पार्टनर हो, किसी फर्म के डायरेक्टर हो या मैनेजर हो, ये स्कोप बड़ा कर लो अपना, और जो भी चीज़ें फॉलो करेंगी वो इसके बाद आएंगी, और चीज़ें आपकी आसान होती रहेंगी, तो मुश्किल नहीं रहेंगी। डे 1 पे सेट कर लो कि यार आप स्टूडेंट नहीं हो,
आप किसी फर्म के पार्टनर हो, आपने ऑडिट पढ़ के सीधा रिपोर्ट साइन करनी है। तो जब अपने दिमाग के अंदर ये लेवल लेके जाओगे ना, तो स्टूडेंट वाला लेवल बहुत छोटा रह जाएगा नीचे। ऑब्वियसली मैं हेल्प करूंगा आपकी यार, उसके अंदर उस लेवल को रीच करने के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। अच्छा जी, तो ये बुक है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की, जो ICAP से आपको मिल जाएगी। रेकमेंडेड है कि आप लोग ये लो। पिछली टाइम में भी मैंने बच्चों को रेकमेंड किया। ड्राफ्टिंग में काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाती है जब आप एक रॉ स्टैंडर्ड से एक चीज़ पढ़ते हो ना, बजाय इसके कि आप टीचर के किसी भी टीचर के नोट से पढ़ो, पास पेपर से पढ़ो, इसकी रीडिंग अलग है। तो अगर आपको ड्राफ्टिंग सुधारनी है, आपको लिखने का टाइम नहीं है, तो आप ये चीज़ें भी लेके स्टार्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। जैसे इंगेजमेंट लेटर है, वो स्टैंडर्ड हमने कवर कर लिया, आपने स्टैंडर्ड उठाया पढ़ लिया, उसके बाद भले आपने नोट्स पढ़ लिए, पास पेपर पढ़ लिए, वो एक अलग बात है। बट एक रीडिंग हैबिट भी डेवलप होगी और ये फ्लो डेवलप होगा कि भाई ICAP एग्जाम में किस तरीके से चाहता है कि मैं लिखूँ, एग्जामिनर की ड्राफ्टिंग कैसी है, हमें उस लेवल तक पहुँचना है, बल्कि उस लेवल से एक लेवल आगे निकलना है। मैं तो पार्ट टाइम बना रहा हूँ ना आपको। अच्छा, तो एग्जामिनेबल एरियाज इसमें कौन से भाई? इवैल्यूएशन, डेटा की इवैल्यूएशन होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, कम्युनिकेशन होती है, और इफेक्टिवली आपने रिस्पॉन्ड करना पड़ता है सर्कमस्टांसेस को जो कोई चेंज हो रहा है। भाई कोई नया फैक्टर निकला अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी का, रिस्क असेसमेंट डिवाइस करो, देखो इंटेंशनल है कि नहीं है, मिस स्टेटमेंट निकली, मैनेजमेंट करेक्ट कर रही है तो ठीक, नहीं कर रही है तो देख लो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट में डाल दो, लेकिन ये देख लो कि भाई ये इंटेग्रिटी का मसला तो नहीं आ गया, मैनेजमेंट जानबूझ के तो नहीं कर रही, लॉ रेगुलेशन की नॉन कंप्लाइंस कर रही है, फ्रॉड का मसला, गोइंग कंसर्न का मसला, तो सारी चीज़ें उठ के रिस्क असेसमेंट पे आ जाती हैं, आपके रिवीजन पे आ जाती हैं। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें ये इश्यूज फेस आते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप तो पार्टनर हो, सही है। तो ICAP ये चाहता है कि आप भी उसी लेवल पे चीज़ों को सोचना शुरू कर दो जिस लेवल पे एक पार्टनर, डायरेक्टर या फर्म का कोई एक प्रोफेशनल सोचता है, ठीक है। अच्छा जी, तो की टेक अवेज इसके अंदर क्या है कि भाई डेटा इवैल्यूएशन आपको आए, एनालिटिकल प्रोसीजर आपके अच्छे हो। भाई सेल्स के अंदर ट्रेड डेट के अंदर क्या रिश्ता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर परचेज के अंदर क्या रिश्ता है, इन्वेंट्री के अंदर सेल्स के अंदर क्या रिश्ता है, कैश फ्लो का क्या रिश्ता है गोइंग कंसर्न से, ठीक है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी रेशियो, इन सब की इंटरप्रिटेशन ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग आपने रखनी है भाई कि भाई क्या चीज़ गलत हो सकती है, गिदाया कुछ तो गड़बड़ है, तो CID वाला दिमाग रखना पड़ेगा, स्केप्टिसिज्म को ऑन करना पड़ेगा, जजमेंट्स लगानी पड़ेंगी। बहुत सारी जगहों पे जजमेंटल फैक्टर, भाई मटेरियल है इमटेरियल है, मटेरियलिटी की बेसिस पे होगा, क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, क्वालिफाई करूं एडवर्स करूं डिस्क्लेमर दूं क्या दूं, ठीक है। फिर जो आपका जजमेंट है उसकी बेसिस पे आपको कंक्लूजन भी देना पड़ेगा, थैंक यू। जो जजमेंट है उसकी बेसिस पे आपको कंक्लूजन भी देना पड़ेगा इसका। तो अब कंक्लूजन आपका सही है, लेकिन जिस पैटर्न से आप फॉल करो, आता है ना सवाल कि भाई क्रिटिकली इवेल्युएट द अबव सर्कमस्टांसेस अबव सिनेरियो एंड स्टेट द इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, या ऑडिट ओपिनियन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट आपने सही लिख दिया, लेकिन आपका जो थॉट प्रोसेस था वो थॉट प्रोसेस गलत था, उसके मार्क्स नहीं मिले आपको। कंक्लूजन के तो कुछ ही मार्क्स होते हैं, ज़्यादा दिमाग क्या होता है, ज़्यादा मार्क्स किसके होते हैं, थिंकिंग के होते हैं, चलाने के होते हैं। भैया आप उस नतीजे पे पहुँचे कैसे, नतीजा मैटर नहीं करता, कभी कभी सफ़र ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रास्ते इंपॉर्टेंट, जर्नी इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। रोड ट्रिप पे कहते हैं ना, तो ये रोड ट्रिप है भाई, रोड ट्रिप के मार्क्स हैं यहाँ पर। फिर कम्युनिकेट कंसाइसली, अभी BCom का पेपर तो है नहीं। अच्छा, लास्ट टाइम में भी एक बच्चा था बहुत ही शार्प माशाल्लाह, बहुत अच्छा, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो एक्स्ट्रा बहुत लिखता था, वो नए नए अंग्रेज़ी के अल्फाज निकालता था और करेक्ट करवाते रहे उसको, भाई ये आप पैटर्न पे आ जाओ, सही से आ जाओ, ये नहीं होगा इस तरीके से। अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे ने इम्प्रूव नहीं किया, और अच्छी बात ये कि वो बच्चा अभी भी उस गलती को रियलाइज़ करे कि सर मुझसे ये गलती हुई, कि ICAP के अंदर जब मैं बैठ के पेपर कर रहा था तो वहाँ भी यही मिस्टेक मुझसे हुई, और उसकी वजह से मैं पेपर पूरा नहीं कर सका और बहुत ज़्यादा मैं लिखता गया। 80 मार्क्स का उसने पेपर अटैम्प्ट किया था, उसके 42 मार्क्स आए, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर देखो तो 50% है वो पास हो गया, लेकिन ओवरऑल पासिंग परसेंटेज वो पास नहीं कर सका। तो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएँ, जिस तरीके से आपको समझाया जाए, देखो मैंने एक फॉर्मूला रेडी किया है और मैं वो फॉर्मूला आप लोगों को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो वो फॉर्मूला एज इट इज़ पीना है, सही है। आपको अगर बुखार है तो डॉक्टर पैनाडोल देता है, सिरप दे दी पैनाडोल की, ठीक है। तो पैनाडोल जब 1 चम्मच पीना है ना, तो आप उसके अंदर पानी नहीं मिला सकते कि मैं पानी मिला के पैनाडोल पी लेता हूँ, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं, जितनी पैनाडोल दी है, जितनी प्रिस्क्राइब की है, आपको उतनी दवाई पीनी पड़ेगी, पानी नहीं मिला सकते आप। तो ये चीज़ भी उसी तरीके से, मिलावट नहीं करनी है आपने। हाँ, कोई अच्छा एक आइडिया आपके दिमाग में आया कि यार इसको इस तरीके से कर सकते हैं, आप डिस्कस कर लो। आपको लगता है कि उससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, आप वो कर लो,
ठीक है, लेकिन अपनी ज़्यादा साइंस नहीं लगानी है इसके अंदर। अब चक्कर लगा कर आ गए हो ना 3-4 बार आई कैप के, देख लिया कि क्या मामलात हैं, अब सुधर जाओ। सही है। रिस्पॉन्ड टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस, जैसे मैंने गोइंग कंसर्न का दिया, रिलेटेड पार्टी का दिया, फ्रॉड का दिया, भाई इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब क्या करना है, अब स्ट्रैटेजी फ़ौरन से चेंज करनी है अपनी। तो क्रिटिकल माइंडसेट रखोगे, जजमेंट्स रखोगे, तो ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई कर सको, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। अब आई कैप में आप एक दिन जाके बैठते हो तो कुछ भी नहीं होगा यार, कुछ भी नहीं होगा। आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। इंटरनेशनल मैच में परफॉर्म करने के लिए, टीम में जगह बनाने के लिए आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। आप डोमेस्टिक खेलते ही नहीं हो, आप आते हो एंड में PSL खेलते हो और उसकी बेसिस पे आप इंटरनेशनल टीम में चले जाते हो। ये ऐसी है भाई, एंड की आपने आगे वर्कशॉप ली और आप आई कैप में जाके बैठ गए, तो क्या होगा, सत्यानाश होगा भाई। क्यों? क्योंकि पिछले 4-5 महीने तो आप सोते रहे, आपने कुछ काम किया ही नहीं। तो ये वेकअप कॉल है, और यही बात मैं एंड के सेशंस में भी कर रहा हूँ। वेकअप कॉल है कि भाई उठो, जागो और देखो और प्रैक्टिस करो। सही है। तो उसके अलावा तो इसका कोई हल नहीं है, करना पड़ेगा। अच्छा, आई कैप के अगर कैफ8 के सिलेबस की बात करें तो एक फ्रेमवर्क है, रेगुलेशंस, प्रोफेशनल एथिक्स, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, ऑडिट एविडेंस, इंटरनल कंट्रोल्स, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। ये था पुराना। अब आपके पास नया आ गया सिलेबस, वो एप्लीकेबल है। अब नए में क्या होगा, नई स्कीम में क्या चेंज आया है? नई स्कीम में ये चेंज आया, ऑडिट फ्रेमवर्क वही स्टेटस है उसका, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट वही चीज़ उसने रखी है, ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स पे उसने मार्क्स थोड़े से कम कर दिए। वो मार्क्स क्यों कम किए हैं? क्योंकि वो वेटेज कंक्लूजन रिपोर्टिंग में ज़्यादा लेके चला गया। कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रिपोर्टिंग पर है, जैसे रिलेटेड पार्टी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है, गोइंग कंसर्न, सब्सिक्वेंट इवेंट। इस तरीके की जो स्टैंडर्ड है जो 500 की सीरीज़ में आपके आ रहे थे, उसका रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है, तो उठा के वो लेकर चला गया कहाँ पर, कंक्लूजन रिपोर्टिंग में लेकर चला गया। तो चेंज कुछ भी ज़्यादा नहीं आया, एक आध स्टैंडर्ड उसने ऐड किया है। वो स्टैंडर्ड हम आपको वैसे भी पढ़ाते थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट। अब उसने फॉर्मली ये स्टैंडर्ड इंक्लूड कर दिया कि भाई आपने ये भी पढ़ के आना है, तो उसके भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। वैसे भी आप पहले पढ़ लेते, अब आप फॉर्मली उसको और डिटेल में और तमीज़ से पढ़ोगे बगैर कोई चीज़ मिस किए। ठीक है, तो ये चेंज था पुरानी स्कीम में और नई स्कीम में। इफेक्टिवली कोई चेंज नहीं है आप लोगों के लिए, इफेक्टिवली कोई भी चेंज नहीं है, सब चीज़ें नई हैं, सब चीज़ें पुरानी हैं सिवाय एक आध के। अच्छा, ये ग्रेड थी पुरानी, अब इसको ग्रेड वाइज ज़रा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये सब पुराना चलता आ रहा है, अब ये सारा आपके पास जमा है पुराना। ठीक है, अब मैं बता दूँ चेंज कहाँ कहाँ है, वहाँ पर मैं आपको आके रोक दूंगा। ठीक है, ये सब चीज़ें पुरानी चलती आ रही हैं, ये सब चीज़ें पुरानी चलती आ रही हैं। यहाँ पर आगे सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये एक नया चैप्टर उसने ऐड कर दिया सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस का। फाइनल में भी उसने ऐड किया है, रिपोर्टिंग में, और यहाँ पर भी आपको कह रहा है कि आपको इस पे एश्योरेंस पे आपने काम करना है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। और आईकेप की अच्छी ये बात है कि सिलेबस के अंदर अगर कोई भी चेंज आए ना पहली बार, तो वो टेस्ट लाजमी होता है, तो पेपर आउट हो चुका है। सही है, सस्टेनेबिलिटी का एरिया लाजमी टेस्ट हो रहा है सटैन में, तो उसके अंदर तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। और एक और आईकेप की अच्छी बात, यार आईकेप अच्छा इतना है, अब तो अभी आप लोग भरे हो गए अंदर से। आईकेप अच्छा इतना है कि नया टॉपिक देगा, टेस्ट भी करेगा और हाथ भी हल्का रखेगा, उसमें हाथ भी हौला रखेगा। सही है, तो ये वाला स्टैंडर्ड लाजमी देख लेना। अच्छा आगे आ जाओ, ये सब सेम है, सब सेम है, सब सेम है। ठीक है, ये अब ये जो एरिया है ना, ये चेंज हो गया, ट्रांसफर ग्रेड मतलब 2 से 3 में। सर हम लोग ड्राफ्टिंग में टू द पॉइंट कैसे बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़कर लगता है 2-3 आयदा हिट हो रहे हैं, तो मैं करवाऊंगा, सारी चीज़ें करवाऊंगा, मसला नहीं है। ये सारे जो मसले मसाइल हैं, सारे मसले मसाइल से मैं गुजरा हुआ हूँ और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि क्या इशूज़ आ रहे हैं, तो मैं उस पर काम करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा जी, तो सब्सिक्वेंट इवेंट वाला जो एरिया है वो ट्रांसफ़र हो गया है ग्रेड नंबर 2 से ग्रेड नंबर 3 में, रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन पर आ गया है, और इसका नाम चेंज हो गया, फाइनलाइजेशन रिपोर्टिंग। रिटन रिप्रेजेंटेशन वो शिफ्ट हो गया है, गोइंग कंसर्न वो शिफ्ट हो गया है, इवैल्यूएशन और मिसस्टेटमेंट ये एक नया स्टैंडर्ड है जो इसने ऐड किया है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज हमने 2 चीज़ें नहीं देखी, सस्टेनेबिलिटी देखा है और मिसस्टेटमेंट वाला स्टैंडर्ड देखा है। एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट ऑब्वियसली सेम है, 700 की पूरी सीरीज़ आपके सामने है, वो सब सेम है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। रिव्यू स्टैंडर्ड है जो पुराने सिलेबस में थे वो अभी भी हैं, और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर एंड एश्योरेंस ये उसने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क के अंदर है और एक रिपोर्टिंग के अंदर मौजूद है। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक?
कोई सवाल है? कोई सवाल है यहाँ तक? कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, तो कैफ 8 का रिजल्ट ट्रेंड क्या रहा है, थोड़ा सा इसको क्विकली स्किम करते हैं। हमेशा बात करता हूँ इसलिए थोड़ा सा स्पीड से स्किम करेंगे। 25%, फिर आओ 41, 27, 41, 35, 33, 33, 34, 36, 37 और 38, और अभी कितना परसेंट रिजल्ट है? 34, अभी 34%। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ लास्ट के 4 अटैम्प्ट तो 37% ऑन एन एवरेज रिजल्ट आ रहा था। इसका मतलब पेपर इतना भी आसान नहीं था जो आए थे। दिखने में आसान लगता है हमेशा कि हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन नहीं। अगर आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, आपको एग्ज़ाम टेक्निक पता है, तो आपको ये पता होगा कि पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था। तो फेसबुक पे जो लोग कह रहे थे ना कि भाई पेपर बहुत आसान आया है, हलवा पेपर है, तो कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट मैंने लिए थे, लेकिन फिर मैंने बाकी की पोस्टें देख के मुनासिब नहीं समझा, तो स्क्रीनशॉट मेरे पास बहुत भरे हुए थे कि यार ये पेपर आसान है, तो मैं बाद में पकड़ूंगा, स्पेशली जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा। सही है। तो अब रिज़ल्ट था 34%। अब जिन्होंने बच्चों ने अभी नया ज्वाइन किया है, गणेश ने भी ज्वाइन किया, गणेश की जो है वो अटैम्प्ट्स लग चुकी थी ऑडिट के अंदर, उसका लास्ट टाइम STT से उसने बच्चे ने पढ़ा है और पेपर पास किया उसने अल्हम्दुलिल्लाह। तो गणेश भी हमारे साथ हैं मौजूद। और जो ऑनलाइन बच्चे आए हैं वो बता सकते हैं कि भाई क्या रीज़न रहा आपका, क्या रीज़न रहा फेलियर का, कितने मार्क्स थे? कितने मार्क्स थे? 30। अटैम्प्ट कौन सी थी? पहली अटैम्प्ट थी। 37 मार्क्स है। ड्राफ्टिंग के अंदर इशू लगा? ओके ठीक है। मार्क्स कितने? 37। ओके। और कोई शेयर करना चाहेगा ऑनलाइन में? अदान ने तो बता दिया। हाँ जी, है कोई शेयर करने के लिए? आगे बढ़े, मैं शेयर करूं मेन रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। देखो, एक बच्चा है ना जिसको समझ में आता है कि यार हमने पढ़ा ही नहीं है, उसने तो स्क्रैच से पढ़ना है। अब वो बच्चे हैं जिन्होंने सब कुछ कर लिया लेकिन उनको रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि यार फेल क्यों हुआ है। ठीक है, तो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। और मैंने नहीं बताया रीज़न ऑफ फेलियर मोस्टली क्या क्या होते हैं। ये रीज़न ऑफ फेलियर जो है ना वो ICAP ने बताया कि बच्चों का पेपर क्यों रुकता है। आ गया तू जवान होकर, हैं? बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या रहा भाई? हो गया? क्या हो गया? रुक गया। अच्छा, मैंने बोला हो गया तो ये मिठाई विठाई नहीं दिख रही हाथ में। क्या मार्क्स क्या रहा? और 30 नंबर है। क्या वजह रही? वजूहत ही डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। अभी पढ़ कुछ नहीं रहे आज, सब गप्पे मारनी है। रिक्वायरमेंट बाकी सवाल बाकी सब किए थे। सर ये सर ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, सवाल समझ आ रहा था, जैसे हम एक सवाल जैसे हम कोड ऑफ एथिक्स का करते हैं उसमें इतना टाइम लग रहा है लिखने में, मुझे तुम लोगों ने पावर प्ले भी अटेंड किया था ना, तुम्हारी ड्राफ्टिंग मुझे अभी भी याद है, और तुम सेकंड डे मगरिब के बाद चले गए थे, हाँ है ना? नहीं, मैं सेकंड वाली क्लास में गया था, सेकंड वाली में। कोड ऑफ एथिक्स में ही गया था। हाँ, तो मज़ा आया फिर? चलो अच्छा, तो मेन रीज़न क्या क्या होते हैं यार फेलियर के? अब देखो 25% रिजल्ट था ऑटम 2019 में। अब थोड़ा सीरियस ले लेना अब चीज़ों को भाई, खुदा का वास्ता है थोड़ा सा सीरियस ले लेना, ठीक है? ऑटम 2019 में देखो स्क्रीन पर आपके सामने कि क्या रीज़न था। ये एग्जामिनर कमेंट है और रीज़न यही हो, अभी भी आएगा एग्जामिनर कमेंट, देख लेना क्या रीज़न होगा। हाईलाइट कर लेता हूँ। इनएबिलिटी ऑफ एग्जामिनीज टू इम्प्लीमेंट थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। अब ये कैसे उसने अखज़ किया? उसने ऐसे अखज़ किया कि भाई आप आपकी ड्राफ्टिंग को चेक कर रहे हैं, वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही कि आपने पढ़ा भी है पीछे। हमेशा ये कहता हूँ कि यार किसी भी टीचर से पढ़ लो। अब फेसबुक पे लोग पूछते हैं ना कि भाई फ़लाना टीचर है, फ़लाना टीचर, भाई सारे टीचर एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप किसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो और रिप्रोड्यूस करते हो एग्ज़ाम के अंदर। कोई टीचर मार्केट के अंदर गलत नहीं है, सारे टीचर जान मार रहे हैं, सारे टीचर अच्छे से अच्छा पढ़ा रहे हैं। सही है? तो जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बांट रहे हैं, ये सारा क्या है? रॉ मटेरियल है। आप मोती कलेक्ट कर रहे हो। सही है? हार बनाना है आपने, आप हार ही नहीं बना पा रहे हो। आप रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रहे हो मार्केट से, फिनिश प्रोडक्ट आपकी है। फिनिश प्रोडक्ट क्या है?
जो आई कैप में जाके मैं ड्राफ्टिंग दूंगा वो फिनिश प्रोडक्ट है, तो उस पर कोई काम ही नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचूँ ना, क्या होता है, फलाने टीचर को कांटेक्ट किया, मेरे घर के हालात ख़राब हैं, आप प्लीज़ डिस्काउंट दें, दे दिया, पोर्टल ले लिया उसने, पोर्टल जमा कर रहे हैं वो। पिछले सालों में कोई होता है ना, स्टैम्प कलेक्शन एक हॉबी होती थी, स्टिकर कलेक्ट करते थे, फ्लैग्स कलेक्ट। आजकल के बच्चों की हॉबी है कि वो पोर्टल कलेक्ट करते हैं। हमारे पास 3-3 टीचर के पोर्टल हैं, कहाँ गए वो पोर्टल? सही है, 3-3 टीचर के पोर्टल हैं, कर रहे हैं, पेपर नहीं निकल रहा। मैंने तो इससे भी पढ़ा है, इससे भी पढ़ा है, इससे भी पढ़ा है। भाई उसने तो पढ़ाया, तूने खुद क्या किया ये बताओ। उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए तूने खुद कितनी मेहनत की है, तूने खुद कितनी चक्की चलाई है? क्या एंड में जागे हो महीने के बाद अब बोला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो मुझे? तो ये आई कैप का पेपर है, बीकॉम का नहीं है। उस वक्त भी बोला था मैंने, आज फिर से बोलूँगा और वापस से बोलूँगा सेशन के एंड में, क्योंकि वापस से ये चीज़ें रिपीट होंगी। एक जगह से आ जाएंगे भाई, 2-3 पेजेस आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब मैच कर लेना, जाके पेपर में देख लेना कितनी आई हैं। कोई भी नहीं करता, तो भेजने वाले भी भेज देते हैं और भूल जाते हैं। सही है, तो भाई मेन रीज़न क्या है कि आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। सेकेंडली, एग्जामिनीज डिड नॉट रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है आपने पढ़ा नहीं, हो सकता है आपने पढ़ा हो, आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए, आपको पता ही नहीं उसके पीछे क्या लिखना है। लेकिन मेन रीज़न क्या है, जो आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो ना, उसको आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो ड्राफ्टिंग के अंदर। पहला मसला ड्राफ्टिंग का आ गया। दूसरा मसला है डिड नॉट रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। हो सकता है कि भाई जो रिक्वायरमेंट हो आपने उसको मिस कर दिया हो। अब है भाई आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट सिग्निफिकेंट थ्रेड, आपने आइडेंटिफाई कर दिया और डायरेक्ट सेफगार्ड दे दिए, इवैल्यूएट नहीं किया, मार्क्स गए। दूसरा, उसने बोला आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट, सेफगार्ड्स मांगे ही नहीं उसने, आपने उसको सेफगार्ड भी पकड़ा दिया। तो सेफगार्ड्स के तो मांगे ही नहीं थे, तो इसका मतलब मार्क्स भी एलोकेटेड नहीं थे। तो जब मार्क्स एलोकेट नहीं थे और आपने वो चीज़ प्रोड्यूस कर दी, तो मार्क्स तो नहीं देगा ना आपको। मैं प्योर बात करूँ एग्जाम टेक्निक में, तुम लोग को समझ में आएगी, क्योंकि तुम लोग एक चक्कर मार के आए हो। तो जब आपने उससे जो चीज़ मांगी नहीं, आपने वो चीज़ उसको दे दी, तो वो तो मार्क्स नहीं देगा आपको। सीधी सी बात है ना। तो ये एग्ज़ाम टेक्निक है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने देखना है। आ जाओ अगले टाइम में क्या कह रहा है, रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब जो थियोरेटिकल नॉलेज थी उसको अप्लाई करना। अब कितने मैसेजेस भरे होते हैं यार, क्रैमिंग के एरियाज बता दो। ये वो है, वो 2020 से बोलता हुआ आ रहा है, क्या इससे पहले भी बोलता आ रहा था। स्ट्रगल इन क्वेश्चन विच रिक्वायर्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो रट्टे वाली आवाम होती है ना, वो फिर ये करती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको लिखने का तरीका आता है, आपको फ्लो पता है क्या, ड्राफ्टिंग क्या है, जार्गन्स क्या ऑर्डर के, आप खुद लिख सकते हो। आप इतना बेहतरीन आंसर लिख सकते हो कि जितना कोई ना लिखे। तो आप स्टार्ट से मेहनत करो, क्रैमिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, कॉन्सेप्ट सारे दिमाग के अंदर है आपके, वही तो प्रोड्यूस करना है। आगे आ जाओ, ऑटम 2020 क्या लिखा है, डिड नॉट केयरफुली रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ये तो 2019 में बात उसने की थी। फिर मेजॉरिटी ऑफ एग्जामिनीज परफॉर्म वेल इन स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ये चीज़ नज़र आ रही है, क्रैमिंग की, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा है। अब पढ़ा हुआ सब कुछ है, अब बात हो रही एग्जाम टेक्निक की, कि बच्चे वो टेक्निक को लैग कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं। उन्हीं चीज़ों पे हमने काम करना है। फिर आगे आ जाओ। अच्छा ये पढ़ो ज़रा, क्या लिखा पूरा पढ़ लो। डिड नॉट रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड देयरफॉर मिस्ड आउट की एस्पेक्ट्स ऑफ द आंसर। तो हर कॉन्सेप्ट के जो उसने टेस्ट करना है ना, उसके मार्क्स एलोकेट किए मैं, इसके इतने मार्क्स हैं, इतने इसके मार्क्स हैं। अगर आपने नहीं प्रोड्यूस किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। स्प्रिंग 2021 क्या कह रहा है, राइटिंग आंसर्स विदाउट फुली कॉम्प्रीहेंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब हर अटैम्प्ट में बच्चा पढ़ के जाता है ना, फिर यही भंड मारता है। क्यों? पढ़ लेते हैं, कहते हैं हाँ कर लेगा, तेरा भाई कर लेगा, मसला नहीं है। भाई उसके लिए एफर्ट मारनी होती है, वर्किंग करनी होती है पीछे। आपने आंसर को लिख के चेक करवाना होता है, दोस्तों को चेक करवा दो, टीचर को चेक करवा दो, एक सजेस्टेड आंसर के साथ मैच कर लो, मार्किंग स्कीम के साथ खुद चेक कर लो, तो तुम्हें पता लग जाएगा कितनी रिक्वायरमेंट मीट करो, कितनी नहीं कर रहे। हम ये काम करते ही नहीं है। हमने तो बस नोट्स पकड़ ली है, पढ़ ली है, रिवाइज कर लिए, लेक्चर देख लिए 2x पे, हम बोलते हैं कि हमारा काम हो गया। नहीं, हमने वो फिनिश प्रोडक्ट रेडी करना है, जो आई कैप को जाके हमने प्रोडक्ट बेचना है, बेचना है, उसको सेलेबल बनाना है। अभी हमारा प्रोडक्ट सेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल हमारे पास होगा, कोई प्रोडक्ट हमसे नहीं खरीदेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। 2021 क्या कह रहा है, वही बात कर रहा है। अब आई कैप गलत है या हम गलत हैं? सीधी सी बात है।
IQAP गलत है। जब मैं अपने टाइम पे था, एग्जामिनर कमेंट आते थे, नए नए आना शुरू हुए थे उस टाइम पे, तो यही चीज़ें चलती थी। उस वक्त भी यही कमेंट्स होते थे एग्जामिनर के। मतलब चलते हुए आ रही है ये चीज़, बच्चा भंड मार रहा है इन्हीं चीज़ों के अंदर, वो इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहा। और एक चीज़ होती है समझ में आ गया, अब क्या करें। अब आपने किसी क्लास भी ज्वाइन कर ली, आपने टेस्ट प्लान भी ले लिए, सब कुछ कर लिया आपने, उसके बाद मोमेंटम टूट जाता है। 1 महीना चलेगा, आपका जोश ठंडा पड़ जाएगा, क्लासेस खाली हो जाएंगी। मैं देख रहा होता हूँ पोर्टल पे भी फ्रीक्वेंटली बच्चे नहीं ले रहे होते। हाँ 3-4 बच्चे थे जो रेगुलर अटेंड कर रहे थे, वो 3-4 बच्चे पास कर गए। दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ कर आए थे, नाम नहीं ले रहा, ऑब्वियसली रिफ्रेशर वाले थे तो कहीं ना कहीं से तो पढ़ के ही आए होंगे भाई, पढ़ के आए थे, बहुत सारी टेक्निक्स में लैग। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे थे वो पास कर गए। अब बुरा नहीं मानेंगे कि यार मैं देख के बोलता था कि कैसे करेंगे ये, मतलब मैं फंस गया इतने बड़े दावे करके। लेकिन क्या है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो अपनी बीमारी लेकर, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि CBC करा लो। CBC कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल जो टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो डॉक्टर क्या कहता है, ब्लड टेस्ट आपकी रिपोर्ट देखता है और कहता है कि यार ठीक है, आपको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आप जाओ ये मज़ीद टेस्ट करा लो और ये दवाइयाँ भी ले लो, और 10 दिन बाद मेरे पास आ जाना। मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सोचना ज़रा, 10 दिन बाद मेरे पास वापस आ जाना। आप जाते हो, दवाइयाँ लेते हो, ट्रीटमेंट कराते हो, 10 दिन बाद वापस से CBC कराते हो, फिर डॉक्टर के पास जाते हो, वो CBC देखता है, कहते हैं हाँ इम्प्रूव तो हुआ है, ये दवाइयाँ 10 दिन और कंटिन्यू करो, फिर वापस आ जाना। तीसरा CBC लेके आप 10 दिन बाद आते हो, कहते हैं हाँ ठीक है। तो ये CBC नहीं है, तुम्हारी ड्राफ्टिंग है। और ये CBC हम रोज़ करते हैं। लास्ट बैच में हमने ये CBC रोज़ किए। जो तुम लोग पावर प्ले के अंदर थे, तुम थे पावर प्ले के अंदर? नहीं थे। तो तुम लोग थे, ग्रुप पे थे, क्या चलता था ग्रुप के अंदर? हर बच्चे को इंडिविजुअल फीडबैक दी जाती थी। एक एक दिन के अंदर 70-70 आंसर डायरेक्ट चेक करके उनको फीडबैक दी जाती थी बच्चों को। और फीडबैक में क्या होता था कि भाई ये आंसर आपने दिया है, इसके अंदर ये गलती है, इसलिए इसके इतने मार्क्स आपको मिले, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्या है, हर बच्चे को व्हाट्सएप पे ग्रुप के अंदर सामने। वो 800-900 बच्चा हमारा हो गया था ग्रुप के अंदर, और उसके अंदर कोई एक्टिव बच्चा कोई 100-150 बच्चा था जो कि आंसर देता था, और डेली उनको फीडबैक प्रोवाइड की जाती थी। उसमें मेजॉरिटी बच्चा पास हुआ, मेजॉरिटी बच्चा जो रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहा होता था, हेल्प हुई ड्राफ्टिंग से। और सोचो वो बच्चा जो थ्रू आउट रेगुलर सेशन के अंदर ये काम कर रहा है, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होगा। मुझे खुशी होती थी कि जब रेगुलर के बच्चे बैठे होते थे क्लास में, और जब दूसरे बच्चे होते मैं कंपेयर करता था आगे, तो उनके आंसर्स के अंदर कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती थी मुझे। एक आध इंस्टांस ऐसा हुआ था जहाँ पर मैंने एक कड़क सवाल दे दिया, कोई CA फाइनल के सवाल दे दिए, वहाँ पर वो बच्चे थोड़े से शेकी हुए थे, लेकिन फिर भी उनका पूरा जवाब गलत नहीं था। 70-80% बच्चे वो पहुँच गए थे, थॉट प्रोसेस अलाइन हो चुका था मेरे साथ। बाकी बच्चों का मसला आया था, ड्राफ्टिंग में इशू आया था, वो नहीं कर पा रहे थे। तो एक ये चीज़ कि भाई आप रेगुलर में अगर आप कनेक्टेड हो तो एक प्लान है, एक तरकीब है, और वो तरकीब कहाँ से निकाली? यही मर्ज़ देख के निकाली है ना यार, ये मर्ज़ है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज ये है, ये कर लो, पास हो जाएगा। भाई पास करना है ना, तो फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है बजाय इसके कि मैं तैयारी करूँ अपनी। अब मैं कह रहा था महीने बाद खून ठंडा हो जाता, भाई क्यों ठंडा हो जाता है? याद करो भाई, फेल हुए, 2 अटैम्प्ट लगी है, 3 अटैम्प्ट लगी हैं, डिस्क्वालिफिकेशन सर पे खड़ी है, कुछ भी हो सकता है। भाई CA करना तो करना है ना, तो फिर दूसरे काम क्यों कर रहे हो? छोड़ दो दूसरे काम, करना है भाई। एक माइंड होता है ना, मेरा भी होता है, मैं PUBG बहुत खेलता था अपने टाइम पे, सीजन्स बहुत खेलता, ड्रामे बहुत देखता, तो जो माइंड में चीज़ है ना मैं पहले वो करता था और उसके बाद पढ़ने बैठ गया। भले 1 घंटे का ब्रेक लिया और आधा घंटा पढ़ा, ये भी होता था, लेकिन जो आधा घंटा होता था ना वो इफेक्टिव होता था, वो 2 घंटे से बेहतर होता था। जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी जाना टाइम वेस्ट नहीं है। लाइब्रेरी में जाता था कॉर्नर की सीट सबसे आगे वाली, 9 बजे जाके बैठ गया स्ट्रेट, तो मुझे पता ही नहीं है पीछे लाइब्रेरी कितनी भरी है, कौन है क्या है, नमाज़ के लिए उठा, खाना पीना खाया, वापस जाके बैठ गया, तो मुझे नहीं पता होता था। आज लाइब्रेरी में जाओ आप तो गप्पे शप्पे लगे होते हैं, भाई तूने कितना कर लिया, खड़े होते हैं साथ में, टाइम वेस्ट होता है। उस बंदे ने खुद भी नहीं पढ़ना, वो तुम्हें भी नहीं पढ़ने देता। और दोस्ती यारी में ऐसा ज़्यादा होता है, भाई तूने कितना कर लिया यार, टेंशन हो रही है, छोड़ यार आ चाय पीते हैं, बस भाई चाय पियो, आओ बैठो, ख़त्म करो। हाँ अगर वो दोस्त तुम्हारी हेल्प कर रहा है इस चीज़ के अंदर तो वो एक अलग बात है कि भाई देख इसको इस तरीके से करते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, चल किसी टीचर से कंसल्ट करते हैं कि इस टॉपिक के अंदर मसला आ रहा है, वो दोस्ती अच्छी है।
लेकिन वो दोस्ती कि भाई चाय चलते हैं, खाने पे कहाँ चले रात में, वो दोस्ती सही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे मकसद से दूर कर रही है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ना कि हर वो चीज़ जो तुम्हें तुम्हारे खुदा से दूर करे तुम्हारे लिए हराम कर दी गई है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है। तो उसी को पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो। तो हमारी ज़िंदगी में आने का मकसद जन्नत है, खुदा से रब्ता कायम करना है, उसके जो उसने जो पैटर्न बताया है, वे ऑफ लिविंग बताया है, उस पर चलना ज़िंदगी का मकसद है ना। यहाँ पर तुम्हारा मकसद क्या है ज़िंदगी का? पेपर पास करना। तो जो तुम्हें उस मकसद से हटाए वो तुम्हारे ऊपर हराम है। सही है? इस कॉन्सेप्ट को लेके चलो। बोले तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मुझे मेरे मकसद से हटा रहा है। लेकिन अच्छा दोस्त वो है कि उसको भी उस पैटर्न पर आए, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना, अनफ्रेंड कर दो। सही है? अनफ्रेंड करके आगे बढ़ो। भाई मकसद पे आओ अपने फ़ौरन से, क्योंकि ये पता है क्या, टाइम निकलता रहता है, फिर 3 महीने निकल जाएंगे, फिर आफ्टर एवरी सितंबर देयर इज़ एवरी मार्च। तो साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है। फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन पे एक नई पक डाल दी है, वो क्वालिफिकेशन मज़ीद एक निकाल दी है, वो पास करो फिर वापस से आ जाओ। भाई क्यों मैं अपने आप को उस मुसीबत के अंदर डालूं? जब सीए करना है करके ख़त्म करो ना। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सीए हो जाए मेरा किसी तरीके से, उसमें कोई दो राय नहीं है, फिर खून ठंडा होने वाली बात ही नहीं है। आप कंसिस्टेंट रहो भाई, दिन में आधा घंटा पढ़ना है आधा घंटा पढ़ो, लेकिन रोज़ आधा घंटा पढ़ो। 1 घंटा पढ़ना है रोज़ 1 घंटा पढ़ो। जज्बाती डिसीजन ना लो यार आज से 4 घंटे में रोज़ बैठ के ऑडिट पढ़ूंगा, रोज़ बैठ के मैं FAR 2 पढ़ूंगा। भाई नहीं पढ़ सकते। रियलिटी को, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, सेल्फ असेसमेंट कर लो, कितना टाइम दे सकते हो, जो दे सकते हो, जो कर सकते हो, कंसिस्टेंट अप्लाई करना, उससे बहुत हेल्प होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग 2022 क्या कह रहे हैं? सिलेक्टिव स्टडी, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। ग्रेड वाइज चल लेते हैं हम, ज़्यादा इसमें टेस्ट हो रहा है भाई, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई तो क्या होगा। टॉपिक मिक्स भी तो हो जाते हैं। 3-4 स्टैंडर्ड पावर प्ले में करवाया भाई, 6 स्टैंडर्ड मिक्स हो रहे थे एक ही में, याद है वो बड़ा वाला सवाल, फ्रॉड वाला सवाल। तो 4-5 स्टैंडर्ड मिक्स वो छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? एक बच्चे ने बोला सर समझ में नहीं आ रहा क्यों फेल हुआ। मैंने कहा कुछ छोड़ा था? कहता है मटीआईटी छोड़ दिया, सैम्पलिंग छोड़ दिया, कन्फर्मेशन छोड़ दी, रैप लेटर छोड़ दिया, उसके अलावा बाकी सब कर लिया। मैं कहा ये फिर कुछ भी नहीं किया ना, इसका मतलब। ये ऐसे टॉपिक हैं, 4 ये ऐसे टॉपिक हैं जो किसी के साथ भी मर्ज हो जाते हैं भाई। सैम्पलिंग, मटीआईटी और कन्फर्मेशन और रैप लेटर, भाई एक खतरनाक सवाल बन सकता है इस पर। और ये किसी और टॉपिक के साथ भी मिक्स होकर आ सकते हैं। रिपोर्टिंग के साथ रैप लेटर ले गया ना वो रिपोर्टिंग के अंदर, तो कहीं भी मिक्स होकर आ सकता है। तो ऑडिट के अंदर कुछ छोड़ने का है ही नहीं भाई, एवरी चीज़ इज इंटरलिंक्ड। तो ये कहाँ से आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसी, दिमाग से निकाल दो ऐसी कोई चीज़। वो बच्चा जो प्लान कर रहा है यार डे 1 से मैंने तमीज़ से लेके चला, इंसान का बच्चा बन गया, वो दिमाग से अपने निकाल दे कि यार इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आगे? एग्जामिनीज आंसर द क्वेश्चंस विदाउट केयरफुली रीडिंग द रिक्वायरमेंट्स। वो फिर से वही बात कर रहा है, कोई नई बात नहीं कर रहा। आगे आ जाओ स्प्रिंग 2023 में। सिलेक्टिव स्टडी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में फेल हो रहे हैं, क्यों? रोड लर्निंग करके आ जाते हैं, अप्लाई नहीं कर पा रहे, ड्राफ्टिंग नहीं हो पा रही। एग्जामिनी डिड नॉट रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली। वही चीज़ करता आ रहा है यार, ये रिपीट करता आ रहा है। आप लोग भी बोर हो गए होंगे, मैं भी कह रहा था यार रिपीट तो नहीं हो रहा, फिर मैंने देखा पैरा थोड़ा सा बड़ा छोटा हो रहा है। मैंने कहा नहीं ये चेंज है, लिख रहा है ये, बच्चे बंड मार रहे हैं। सब मतलब हर अटेम्प्ट में बच्चे बंड मार रहे हैं। ऑटम 2023 में आ जाओ, क्या कह रहा है? मतलब ये मसला आ रहा है ना, आप वो चीज़ प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे हो जिस चीज़ के मार्क्स उसने एग्जाम में रखे हैं। आगे बढ़ो। इरिटेशन नहीं हो रही यार, एक चीज़ बार बार ये क्यों कह रहा है? क्या इरिटेशन नहीं हो रही? मसला नहीं हो रहा? इसका मतलब मेजॉरिटी अगर बच्चा ये बंड मार है तो 70-80% तो हम भी कहीं ना कहीं मार रहे होंगे, जाने अनजाने में, जज्बात में। यार गोइंग कंसर्न, यार ये तो इतना बेहतरीन पढ़ा था, लिख दिया, पूरा स्टैंडर्ड फेल दिया भाई उसको, पूरा स्टैंडर्ड। हो सकता है उस गोइंग कंसर्न के सवाल में तुमने 100% मार्क्स लिए हों, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? तुमने टाइम वेस्ट किया अपना, एक्स्ट्रा चीज़ें लिख कर आ गए तुम, जो चीज़ें रिक्वायर भी नहीं थी। उसे कंक्लूजन मांगा, कंक्लूजन ही खा गया तुम, तो स्टैंडर्ड पढ़ा के आ गए उसको कि भाई ये हो तो ये कर देना, ये हो तो ये कर देना। भाई ये भी नहीं है, ये चीज़ मेरे टाइम पे होती थी,
कि भाई मटेरियल हो तो ये कर देना, परवेजिव हो तो ये कर देना। अब तो वो कहता है मटेरियल है, परवेजिव है, स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है। अब आई कैप इस तरीके से लेकर आ गया। हाँ, कहीं में मटीरियलिटी नहीं दी है तो आप ओपनली बोल दोगे सर लेकिन रिक्वायरमेंट में इवैल्यूएट एंड परफॉर्म प्रोसीजर के अलावा तो कुछ नहीं लिखता एकदम, तो लिखेगा भी क्या उसमें, क्या लिखेगा उसमें? इवैल्यूएट बोलेगा, सिनेरियो को इवैल्यूएट करो, भाई हेडिंग डाली इवैल्यूएट की। अब जितनी ड्राफ्टिंग में चेक करता हूँ बच्चे, तुम लोग भी स्टार्ट करोगे इंशाल्लाह ड्राफ्टिंग, तो क्या होता है भाई, उठाया और लिख के शुरू कर दिया। पॉइंट नंबर वर्ड नंबर 1 से जो शुरू किया ना, जो ख़त्म किया, कोई पैरा नहीं तोड़ा, कुछ भी नहीं तोड़ा, कंसेक्यूटिव बस लिखते गए लिखते गए। भाई एग्जामिनर की ज़िंदगी आसान बनानी है, हेडर डालो, उससे रिक्वायरमेंट थोड़ी है। इवैल्यूएट दी अबव सिनेरियो, पहली हेडिंग इवैल्यूएशन, खूबसूरत सी हेडिंग, इवैल्यूएट किया उसको। इवैल्यूएशन में क्या लिखोगे, इंग्रेडिएंट मैं तुम लोग को दे दूंगा, और इंग्रेडिएंट ऐसे तैयार करूंगा ड्राफ्टिंग के कि तुम लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो करो, और पास पेपर का कोई भी सवाल उठा लो, ICW का कोई भी सवाल उठा लो, ACCA का कोई भी सवाल उठा लो, गारंटी ये होगा। हर बच्चे से ज़्यादा ऑडिट मैंने पढ़ा है। अगर दूसरे दिन क्लास होती थी, रात को 1-1, 2-2 बजे तक बैठ के, 3-3 बजे तक बैठ के नोट्स डाल के, जो बच्चे स्नैप पैड होते थे उनको स्नैप भी भेजता था कि कर लिया है, अब कल आ जाना क्लास के अंदर, फिर मैं उनको डिलीवर करता था। और अभी भी ऐसा ही है। अभी पता नहीं कितने 5-6 बैचेस तो हो गए मेरे, इससे पहले भी किसी इंस्टीट्यूट में। अभी क्लास कराने से पहले मैं देख कर आता हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, किस जिम्मेदारी है, क्या सवाल आ सकता है, मैं पूरा रिफ़्रेश करके आता हूँ अच्छी तरीके से। तो तुम लोग से ज़्यादा ऑडिट तो मैं पढ़ता हूँ भाई। कल लेट से मैंने बढ़ाना है इंगेजमेंट लेटर, तो जो पिछले बैच में इंगेजमेंट लेटर मैंने चला दिए नोट्स, मैं नोट्स को वापस से देखूंगा, इसके अंदर कोई फर्दर मुझे ऐड तो नहीं करना, कोई ऐसी चीज़ अच्छी जो मैं बता सकूँ तुम लोगों को फ़ौरन से समझ में आ जाए, रिटेन हो जाए, पिक हो जाए, कोई ऐसा अंदाज, कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसा सवाल इनके साथ में मिक्स करके कराऊँ, ग्रिप में रह जाए कॉन्सेप्ट किसी तरीके से ड्राफ्टिंग के साथ। तो मैं वापस से उसको क्लास से पहले 1 रात पहले देखता हूँ मैं चीज़ों को, और मैं फिर आता हूँ आप लोगों के पास कि भाई ये चीज़ है, इसको इस तरीके से करो, और उस पैटर्न को फॉलो करना। ऑब्वियसली तुम लोगों ने पिछला भी किसी न किसी टीचर से पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कह रहा टीचर ने गलत पढ़ाया है, लेकिन हर टीचर की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, मेरी एक अलग स्ट्रैटेजी है। मैंने बाकायदा दवाइयाँ बनाई हैं टॉपिक्स की, ये करो, पैटर्न से नहीं हटना, हिट कर जाओगे, सीधा हिट करोगे, और रिजल्ट तुम्हें खुद नजर आएंगे यार, रिजल्ट तुम्हें खुद नजर आएंगे। जब तुम पास पेपर उठा के देखोगे, रिजल्ट तुम्हें खुद नजर आएंगे। रीसेंट अटैम्प्ट उठा के देख लेना, कोई भी टॉपिक कवर हो, देख लेना, हो जाएगा इंशाल्लाह, बगैर किसी मसले के। नए सवाल भी हो जाएंगे, क्योंकि आई कैप का पैटर्न तो वही रहता है, चीज़ें वही हैं, स्टैंडर्ड वही हैं, तो ज़्यादा कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा, सिनेरियो ही बदल जाएगा ना। सिनेरियो बदल, ये भी असेसमेंट करके देखिए भाई, क्वेश्चंस बदल जाते हैं, जज्बात वही रहता है, आंसर वही रहता है। तो हमने तो पढ़ना ही आंसर है, प्रोड्यूस ही वो करना है, तो मैंने तो सारी मेहनत ही उस पर की है। सिनेरियो बदलता रहूँगा, सवाल सेम होगा, जवाब सेम होगा तुम्हारा, हल्की सी बस शिफ्टिंग होगी उसके अंदर, और कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो कि ड्राफ्टिंग के अंदर क्या लिखना है मैं बता दूँगा। इसमें केयरफुली पढ़ कर भी ड्राफ्टिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा, केयरफुली पढ़ के बहुत फ़र्क पड़ेगा दोस्त, बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम लोग हर क्वेश्चन में इवैल्यूएट और प्रोसीजर ही लिखते हैं, तो जो रिक्वायरमेंट होगी वही लिखोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑटम 2024, ऑटम 2024 में क्या कह रहा है, उसने एक नई बात की, रिस्क वाली, उसने कहा कुछ नया भी कह देते हैं। रिस्क आइडेंटिफाई सही नहीं किए, और फिर जाहिर सी बात है रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर लिखने होते हैं, जो प्रोसीजर अगर लिखें तो वो भी गलत फिर, या रिस्क सही आइडेंटिफाई कर लिए, उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर सही नहीं लिखा। फर्ज करो रिस्क है इन्वेंट्री के NRV का, अजर्शन कौन सी हिट हुई, आप एग्जिस्टेंस के प्रोसीजर लेकर आ गए, इन्वेंट्री जाके चेक करूंगा, रजिस्टर से मैच करूंगा, फिर क्या होगा, वोलैल बनाऊंगा, चिड़िया को मारूंगा। अब घूम फिर के वहीं पर आ जाते हो आप, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल से एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों की चीखें निकाल देता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से हम लिखें एग्जाम के अंदर, इंटरनल कंट्रोल्स को किस तरीके से हम हैंडल करें। इंटरनल कंट्रोल्स में है क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस है भाई, मेजर साइकिल है, सेल्स की साइकिल है, परचेज है, इन्वेंट्री है, पेरोल है। आपने इन साइकिल्स को समझना है ना, साइकिल्स को समझ लिया, तो थीम को समझ लिया ना आपने, इंटरनल कंट्रोल होते क्यों हैं, तो इंटरनल कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को समझना भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उस पर डिटेल काम किया हुआ इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, वो मटेरियल मैं आप लोगों को पूरा प्रोवाइड करूँगा। उसके साथ हर साइकिल को तोड़ के अलग से एनालिसिस की है, वो मैं प्रोवाइड करूँगा। पिछले अटैम्प्ट में मैंने कुछ सवालात कराए थे,
इस अटैम्प में मज़ीद कोई मैंने सवालात निकाल के रखे हैं, मैंने मज़ीद कुछ उर्दू बाज़ार में ख्वारी करके कुछ किताबें मैंने एक्यूमुलेट की हैं जो एग्ज़ामिनर के हाथ में भी हैं, लाजमी होंगी। मैंने पेपर्स देखे और मैंने एनालाइज़ कर लिया कि भाई रिफ्लेक्शन आ रही है, तो मैं स्पेसिफ़िक वो किताबें जाके मैंने निकाली हैं और कोई 6-8 किताबें मेरी टेबल पे पड़ी हुई हैं, वहाँ से भी मंजर निकाल के मैं दे रहा हूँ और उन्हीं किताबों में से CA फाइनल भी टेस्ट हो रहा है। तो जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ तक तो मैं पहुँच गया। तो वहाँ से भी सिनेरियोज़ निकाल के मैं आपको दूंगा, नए सवाल आपको देखने के मिलेंगे, पास पेपर भी देखने को मिलेगा, नया सवाल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या है, इम्पैक्ट क्या है और क्या करना है। मिस्टेक है फोकस ऑन रोड लर्निंग, तो रोड लर्निंग भूल जाना कि यार हमने किसी चीज़ का रट्टा भी लगाना है, हर चीज़ समझनी है, जब टाइम है ना समझो हर चीज़, पेपर पास करना है भाई, हल्की सी शिफ्टिंग आ जाए ना किसी चीज़ में, अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होगा ना, समझ होगी, लिखने का तरीका आता है तो कुछ भी लिख दोगे उसमें और वो सही ही होगा, सही है। लेकिन अगर किसी ने रोड लर्निंग की है तो वो एक ही पटरी पे चल रहा है ना, अगर उसको बोलो पटरी से उतर के चलना शुरू कर, नहीं चलेगा, गिर जाएगा वो। तो अनएबल टू हैंडल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एंड अप्लाई नॉलेज ऑन स्पेसिफिक सिनेरियो। अभी जो एग्जामिनर कमेंट्स है ना उसको इंटरप्रेट किया है, कॉमन मिस्टेक क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो एग्जामिनर कमेंट ने दिया हुआ है, करना क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करनी है, आंसर्स ड्राफ्ट करेंगे और डेली चेक करेंगे, डेली। कोई ऐसा नहीं है कि भाई आज हम 700 पढ़ लें तो 700 की स्टैंडर्ड चलेंगे, नहीं, 500 कर चुके हैं ना तो 500 में भी सवाल आएगा, कंपनी लॉ के प्रोविजन से भी सवाल आ सकता है, इंटरनल कंट्रोल्स भी आ सकता है, और जैसे जैसे पेपर का वक्त करीब आता रहेगा क्विज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, डेली 1 क्विज़ होगा, 2 क्विज़ होना शुरू हो जाएंगे। उससे ये होगा कि भाई वीकनेस आ रही है, 570 का मैंने क्विज़ दे दिया, उसके अंदर फीडबैक भी बता देगी यार मज़ा नहीं आया, 570 का लेक्चर वापस से आप जाके देखोगे, स्टैंडर्ड वापस से आप जाके पढ़ोगे A to Z पूरा। ये नहीं कि भाई वो सवाल टेस्ट हो रहा था 560 के सेकंड ऑब्जेक्टिव से सवाल था तो मैं वही जाके देख लूँ, नहीं, पूरा 560 आप दोबारा से देखोगे। ये है तैयारी, ये है प्रैक्टिस, और ये चीज़ आपको बनाएगी परफेक्ट। जब आप एक चीज़ को बार बार जाके देखोगे ना, जहन में बैठ जाएगी आपके, और कोई दो राय है ही नहीं कि जिससे पेपर आपका फेल हो। और ये मैं गारंटी कह रहा हूँ, मतलब इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि कोई बंदा गारंटी दे बैठ के कि इस पैटर्न को फॉलो करो पेपर पास हो गया, नहीं भाई, मैंने देखी ये चीज़, और मैंने उन बच्चों को भी देखा है जिन बच्चों के पेपर्स पास हुए हैं, इनसे मेरे खुद के पास हुए। मैं जब क्वालिफाई हुआ तो फाइनल के लिए मैंने मेंटोरशिप शुरू कर दी, उनको मैंने चाबी दी, और हर पेपर की अलग चाबी, आप FAR 2 का पूछो, FFR का पूछो, लॉ का पूछो, टैक्स का पूछो, हर पेपर की अलग एक चाबी है, अलग पैटर्न है। वो पैटर्न अगर आपने पिक कर लिया ना तो काम हो गया आपका। ऑडिट, क्योंकि आखिरी पेपर था कैफ के अंदर जो ऑडिट का पेपर था और जो फाइनल का ऑडिट का पेपर था, जो मैंने पास किया है, रुके तो तब भी हैं, अगर नहीं रुकते तो मैं पढ़ा नहीं पाता, सही है। अगर निकल जाता तो मुझे क्या पता भाई ऑडिट में क्या है, पता तो तब चला है ना जब पेपर रुका है, मैंने बार बार पढ़ा है उसको। तो CA फाइनल का और ऑडिट का पेपर मुझे अभी भी याद है कि जिस अटैम्प में पास हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक लाइन से अटैम्प्ट किए थे, तो मैं उस लेवल पे लेके चला गया। तो CA फाइनल पे तो मैंने तहिया कर लिया था कि पेपर पास होगा तो मैं पढ़ाऊँगा ऑडिट ही। तो मैं एज अ टीचर गया था पेपर देने के लिए, नॉट एज अ स्टूडेंट। तो मेरा जो लेवल था वो कुछ और था। तो क्लास के स्टार्ट में बात की, आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया, तो आप लोगों का जो लेवल आप लोगों ने ले जाना है ना कैफ के लिए, एटलीस्ट वो स्टूडेंट का लेवल नहीं लेके जाना है, वो ये लेवल लेके जाना है कि आप किसी फर्म में बैठे हो, ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने है, इशू आपके सामने है, अब बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है कि नहीं है। ये बार बार मैं सवाल करूँगा, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, बताओ तुम्हारा जजमेंटल फैक्टर क्या है, तुम्हारा फैक्टर क्या है, तुम्हारा डिसीजन क्या है इसके अंदर। फिर हम आपस में डिबेट करेंगे, हम बताएंगे कि भाई इसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ तुम मिस करो, क्या चीज़ तुमने अच्छी आइडेंटिफाई की, क्या चीज़ जो है ना तुमने ज़बरदस्त तरीके से लिखा है, कैसे अराइव किए इस कंक्लूजन पे। ये थॉट प्रोसेस है ना, ये थॉट प्रोसेस तुम लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो इसी तरह फर्म्स के अंदर भी काम होता है, कोई पार्टनर फंस जाता है तो वो कंसल्टेशन सेशंस करता है, दूसरे पार्टनर के साथ बैठेगा, दूसरे ऑफिस में कॉल कर लेगा, ICAP से कंसल्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं ग्लोबल से बात हो जाएगी, कंसल्टेशन चलती है। हम भी कंसल्ट करेंगे क्लास में, ग्रुप में एक्टिव पार्टिसिपेशन करो, क्विज़ हो, रिप्लाई दो। कोई भी बच्चा सवाल पूछे कि यार ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, मैं तो दूंगा जवाब, आप जवाब पहले दो। उससे क्या होगा भाई, 560 में अगर उसको कोई मसला है ना तो हो सकता है आगे जाके आपको भी मसला है, इस बहाने आप भी 560 पूरा रिवाइज कर लोगे,
करोगे, देखोगे, उसको समझोगे और आप बोलोगे यार ये इस तरह से, और जो आंसर्स बताओगे ना, जो बताओगे एक दूसरे को समझाओगे कि यार ये इसको इस तरह से कर लो, वो इसी तरीके से आपने लिख के देना है जिस तरीके से आप एग्ज़ाम के अंदर ड्राफ्टिंग देते हो। तो साथ में आपकी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस होती रहेगी। पूरा जवाब आपने अंग्रेजी में देना है उस तरीके से जिस तरह आप एग्ज़ाम में जाके प्रोड्यूस करोगे अपना आंसर। तो ड्राफ्टिंग के बेइंतहा तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो और आप शुरू हो रहे हो, नहीं, आप कहीं भी चलते फिरते हो। इसलिए मैं व्हाट्सएप पे रखता हूँ ज़्यादातर चीज़ें। किसी तकरीब में बैठे हो, बस में हो, उबर में हो, घर में बैठे हो, सोने के लिए लेट रहे हो, किसी को गुड नाइट का मैसेज करने से पहले ऑडिट का ग्रुप लाजमी देख लेना। सही है, ये कर लेना। आगे, मिस रीडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक है। इम्पैक्ट क्या है भाई? मिसिंग आउट की एस्पेक्ट्स ऑफ द आंसर, एग्जामिनर माइट हैव आस्क्ड 2 एरियाज, यू हैव आंसर्ड ओनली 1। तरीकेकार, केयरफुली रीडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग, रेफर मार्किंग की वाइल प्रैक्टिस। मार्किंग की का पता है? तो जब प्रैक्टिस करो तो मार्किंग की को भी साथ में देखा। फर्स्ट करो यार, ऑडिट रिस्क का सवाल है, सही है, ऑडिट रिस्क का सवाल है और उसमें वो कह रहा है कि ऑडिट रिस्क भी आइडेंटिफाई करो, की ऑडिट प्रोसीजर भी बताओ, सही है। 22 नंबर का सवाल है। मैंने मार्किंग स्कीम देखी, मार्किंग स्कीम में वो कह रहा है कि ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने का 1 नंबर है, एक्सप्लेन करने का, आइडेंटिफाई करने का, और हर की ऑडिट प्रोसीजर के 0.5 मार्क्स हैं। तो कम से कम 2 की ऑडिट प्रोसीजर मुझे देने थे और 1 ऑडिट रिस्क था। तो 22 को डिवाइड किया मैंने 2 से, जवाब आया 11। इसका मतलब मार्किंग की के हिसाब से एटलीस्ट मुझे 11 रिस्क और 22 प्रोसीजर्स देने हैं, तब जाके वो 22 नंबर के लिए भी मैं एलिजिबल हूँगा कि 100% मैं वहाँ पे स्कोर कर सकूँ। तो इस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग कि यार एग्जामिनर ये बना रहा है ना, एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्या चाहिए, जो उसको चाहिए तुम उसको दो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें देगा। ऐसा है, गिव एंड टेक है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा उसका थॉट प्रोसेस, वो क्या चाह रहा है इसके अंदर, मैं क्या चीज़ ऐसी देखूं। और ये हम बार बार डिस्कस करेंगे, जब अभी तो बातें चल रही है ना, लफाजियाँ चल रही हैं, जब हम इन एक्चुअल टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम सवालात करेंगे, कॉन्सेप्ट से फोकस होगा, लेकिन ज़्यादातर मेरा फोकस होगा तुम लोगों के साथ ड्राफ्टिंग के ऊपर, कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन पे, उस पर ज़्यादा फोकस होगा। और फिर हम ड्राफ्टिंग से तुम लोग की वीकनेस निकाल के वापस से कॉन्सेप्ट पर आएंगे, ताकि तुम लोग की ड्राफ्टिंग वापस से इम्प्रूव हो सके। जो मेरा तरीक़ेकार होगा ना, वो तरीक़ेकार मेरा ये होगा, सही है। आगे सिलेक्टिव स्टडी, तो कोर्स हम 110% कवर करेंगे इंशाल्लाह, सही है। वो है 110 क्या भाई, 10% मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। मैं एक अच्छी फर्म के अंदर डायरेक्टर पोजीशन, रोज़ 3 से 4 अकाउंट्स रिव्यू, मुख्तलिफ टीमों के साथ बैठना, मीटिंग्स में जाना, बैंकों के CFO के साथ मिल रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी देख रहा हूँ, ठीक है, अभी नेशनल बैंक का ऑडिट कर रहा हूँ, NICL का ऑडिट कर रहा हूँ, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस देख रहा हूँ, उसके अलावा मुताद्दिद प्राइवेट कंपनीज़ हैं, लिस्टेड कंपनीज़ हैं जिनको मैं देख रहा हूँ। भाई कहीं से सिनेरियोज तो निकल कर आते हैं जो एग्ज़ाम के अंदर टेस्ट होते हैं। तो जो मेरे साथ टीम बैठी होती है साथ में, तो अक्सर ऐसा होता है टीम को इशू लेकर आती है, मैं बोलता हूँ फलाना सजेस्टेड आंसर ICAP का उस साल का उठा के देख लो। तो बताने का मकसद क्या है कि यार रियल लाइफ सिनेरियोज हैं, वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और एग्जामिनर ऑडिट अप्रोच वही टेस्ट कर रहा है, और वो लिटरली जब वो जाते हैं तो वही पूरा सिनेरियो होता है जो आज से 4 साल पहले उससे पूछा है। तो जो मार्केट में बंदा बैठा है ना, पार्टनर होगा, वो डायरेक्टर होगा, कोई किसी पोजीशन पे बैठा होगा, पेपर वो बना रहा है, तो उसको पता है मेरे कौन से क्लाइंट पे सिग्निफिकेंट इशू आया था, अच्छा हाँ ये आया था, और इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, उससे क्वेश्चन भी बनाया, उसने अपना एक आंसर भी ड्राफ्ट किया और दे दिया एग्जामिनर को। एग्जामिनर ने उसकी असेसमेंट की, तरतीब बनाई, लगा दिया पेपर के अंदर। ऐसा आता है प्रैक्टिकल सिनेरियो। भाई ICAP का जो एग्जामिनर है वो तो एम्प्लॉय होगा ना ICAP का, वो तो बैठा होगा एक जगह पे, उसको क्या पता भाई मार्केट में क्या चल रहा है। सीधी सी बात है, मार्केट में तो उसी को पता है जो मार्केट के अंदर बैठा हुआ है, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले रहा है ऑडिट का, उसको पता है ना मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो जो पेपर पढ़ा रहा है वो भी मार्केट के अंदर बैठा हुआ है, जो इफेक्टिवली आपका पेपर ले रहा है वो भी मार्केट के अंदर बैठा हुआ है, और बीच में आप लोग पिस रहे हो सही है, क्योंकि आगे जाके आपने भी मार्केट में जाना है ना यार। ये आ जाओ आगे। ड्राफ्टिंग, लैक ऑफ प्रैक्टिस, कॉमन मिस्टेक, भाई लिखते ही नहीं, हम लिखते ही नहीं हैं। अब राइटिंग इज़ दी ओनली कम्युनिकेशन विद एग्जामिनर अनएबल टू कम्युनिकेट। भाई एग्जामिनर को नहीं पता कि भाई
फलाना बंदा है भैया, अजान है, आमिर है, ये उसकी ड्राफ्टिंग मैंने देखी, मुझे नहीं पता उसने किस टीचर से पढ़ा है, कितने पोर्टल्स हैं उसके पास, कितनी रातें काले की हैं। मैं आज़म भाई को सिर्फ उनकी आंसर स्क्रिप्ट से जानता हूँ बस। मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला को नहीं पता कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जो नामा अमल प्रेजेंट होगा क़यामत के दिन, जज़ा और सज़ा उसके हिसाब से होगी। मैं बार बार लिंक कराता हूँ ताकि तुम लोग देखो कि भाई चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, तो वो तो उसी चीज़ से देखेगा, तो आपने उसी चीज़ को सही करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अटेम्प्ट क्वेश्चंस खुद भी कर सकते हो, परफॉर्म इन क्विज, डेली क्विज। सही है, एक होता है कि भाई मैं खुद ड्राफ्टिंग करके आ गया सर, ये आप चेक कर लें, मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं उसमें लीस्ट इंटरेस्टेड होता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पैटर्न पे लेके चल रहा होता हूँ आपको। हाँ, कोई ऐसा होता है कि बहुत अच्छा सवाल है, आपको टकरा के सवाल, किसी भी बॉडी का हो सकता है, वो फाइनल का हो सकता है, कहीं का भी सवाल, आपने बोला कि सर ये सवाल है कैसा है, मैंने कहा अच्छा है। मोस्टली ऐसा होता है कि कोई अच्छा सवाल मुझे लगता है तो मैं अगला क्विज़ वही दे देता हूँ। तो आपने तो एक रिसर्च की, आपकी एक अलग अपना फ़ायदा है, दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो जाता है, तो ये चीज़ है। सही है, तो मोस्टली ये होता है कि मैं अपने पैटर्न से चला रहा होता हूँ, लेकिन अगर आप लोग जाहिर सी बात है प्रैक्टिस करो, इनकरेज है, और अगर कोई ऐसा सवाल देखो, कोई ऐसी चीज़ देखो कि यार आई कैप में अगर आ गया तो भूचाल आ सकता है, तो आपने मुझे भेजा कि सर ये देखें ये ऐसा सवाल है, और हमने उसको क्विज़ चिपकाया और दे दिया। तो क्विज़ को ये होता है कि हम डेली क्विज़ से फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है भाई क्लासेस लग रही हैं आपकी, वीक में 2 दिन लग रही हैं और सैटरडे संडे लग रही है, तो 4 क्लासेस आपकी होगी वीक में। ठीक है, डेली क्विज़ हो रहा है तो हफ्ते में 7 दिन होता है, तो इसका मतलब 7 दिन आप ऑडिट वैसे ही पढ़ लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट क्लास हो या ना हो, आप ऑडिट से कनेक्टेड हो, और ये बहुत बड़ी बात है। एक आपकी सेल्फ स्टडी वो एक अलग है, क्विज अटेम्प्ट करो वो एक अलग है। तो कम से कम घंटा सवा घंटा आप ऑडिट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे रहे हो, ग्रुप में पार्टिसिपेट करो, 15-20 मिनट दिन के और जोड़ लो, तो 1.5 घंटा 2 घंटा आप डेली ऑडिट को दे रहे हो, आधा घंटा खुद से दे रहे हो, 1.5 घंटा मैं ज़बरदस्ती दिलवा रहा हूँ आपको। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, सेशन के अंदर कनेक्ट रहना है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब चीज़ें खुद ही पैटर्न सेट होता रहेगा, चलती जाएंगी, बस कंसिस्टेंसी की है, वहाँ से नहीं हिलना। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब इस सेशन में हम क्या एक्सपेक्ट करें भाई, क्या मिलेगा, एक तो कॉन्सेप्ट की डिलीवरी मिलेगी, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा आगे निकल जाऊंगा, मसला आएगा हम वापस से रिवर्ट हो जाएंगे कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, स्टडी मटेरियल, अच्छा जो मेरे नोट्स हैं वो इंतहाई डिटेल्ड हैं, इंतहाई डिटेल्ड है, किसी भी टॉपिक का मैं नोट बना रहा हूँ, मटेरियल बना रहा हूँ, तो मैंने ये मेक श्योर किया है कि मैंने अज़ल से लेके अब तक सारे पास पेपर पढ़े हैं, और कोई भी ऐसा एस्पेक्ट मैंने मिस नहीं किया जो पास पेपर के अंदर हो, मेरे नोट्स के अंदर ना हो। तो पहले तो मेरा ये टिक बॉक्स सा ये हो गया मेरा। तो अगर आप वो नोट्स पढ़ोगे तो इफ़ेक्टिवली आप पास पेपर पढ़ लो। नोट्स की समरी भी अलग मौजूद है, तो मैंने पावर प्ले में स्पेशली उस सेशन के लिए मैंने ठीक ठाक नोट्स बनाए थे, एग्जाम स्टडी, जो मैं आप लोगों को दूंगा, रेगुलर में भी दूंगा। ठीक है, तो वो है, तो आप उन नोट्स को पढ़ना। बुक नहीं है, बुक नहीं है कोई फ़िलहाल, मैं आपको नोट्स व्हाट्सएप पे ही दूंगा, आप चाहो तो उसका प्रिंट निकाल लेना, मोबाइल पे देख लेना, लैपटॉप पे देख लेना, जिस तरीके से भी आप करना चाहो वो आप कर लेना। ठीक है, अच्छा, रीडिंग आइज़ा इन अ सिंपलेस्ट वे, तो कुछ क्लास में ऐसा होगा भाई हम आइज़ा की रीडिंग भी देखेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो कोर है वो ले लेना, आई कैप से ले लो, और उसको भी डेली बेसिस पर पढ़ना शुरू करो, वो इनडायरेक्टली आपकी ड्राफ्टिंग इंप्रूव करवाएगी। आप डेली जार्गन्स को देखे रहोगे, 1-2 पैरा पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, बस ख़त्म। स्टैंडर्ड को कैसे पढ़ना है देखना वो मैं बता दूँगा, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर ड्राफ्टिंग इंप्रूव करनी है, परफेक्शन लानी है चीज़ में, तो ले लो। सही है, लिंकिंग विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो वैसे ही पास पेपर प्रैक्टिकलिटी से भरा हुआ है, दूसरी बॉडीज़ हैं उनकी भरी हुई प्रैक्टिस है, फिर मेरे कुछ इसमें अपने सिनेरियोज़ हैं, मैं कोई सवाल उठाता हूँ पास पेपर का और उसके अंदर अपना तड़का भी डाल देता हूँ कि भाई इसके साथ ये भी सिनेरियो हुआ है, अब बताओ क्या होगा। तो वो चीज़ें भी साथ साथ होती रहेंगी, तो एक एड ऑन होता रहेगा चीज़ों पे। ठीक है, अच्छा भाई, मेंटोरशिप एट इंडिविजुअल, वो तुम लोग को वैसे ही आइडिया है, तुम लोग रहे उस पर, तो इंडिविजुअल लेवल पे मैं कनेक्टेड रहता हूँ, उसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है, कॉल कहाँ कभी होता है सर, डे में इतना टाइम नहीं मिल पाता, मीटिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा, फिर रिव्यूज़ वगैरह चल रहे होते हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे चीज़ें चल रही होती हैं,
तो अगर आपने स्पेसिफिकली कॉल पे बात करनी है तो आपने मैसेज कर दिया कि सर फ्री हो गए, मैंने बता दिया भाई रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे जैसे भी मैं अवेलेबल हूँ कॉल कर लेंगे। सुबह मोस्टली होता है कि 8 बजे के बाद से 11 बजे तक, और फिर सुबह 9 साढ़े 9 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक जब दुनिया जागना शुरू होती है तो मैं उस वक्त भी फॉर्म में बैठा होता हूँ। सही है, तो उस टाइम पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर कोई ऐसा मसला है कि सीवियर मसला है, सर कॉल पे डिस्कस करना है, ज़िंदगी मौत का मसला है, तो फिर मसला नहीं है, तो फिर मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, कोई ऐसा इशू है तो लंबे लंबे वॉइस नोट भेजने से बेहतर है अगर आप टेक्स्ट कर दोगे तो उसके अंदर जवाब देने की सकत मेरी जो है ना वो बढ़ जाती है। अक्सर ऐसा है किसी मीटिंग में बैठा हूँ, काम चल रहा है, टेक्स्ट देख लिया, देन एंड देयर जवाब दे दिया। ऑडियो सुनना पड़ेगा मुझे, उसके लिए टाइम चाहिए। सही है। कंप्लीट गाइडेंस ऑफ एग्जाम अप्रोच, एग्जाम अप्रोच हमारी स्टार्ट हो चुकी है, वो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है। इंटरेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा कितना इंटरेक्टिव होता है इन लोगों को अच्छी तरीके से पता है कितना इंटरेक्टिव होता है। पिछली टाइम में तुम ही लोग कुछ बच्चे यही बता रहे थे कि भाई दूसरे इंस्टीट्यूट ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप ब्लॉक कर दिए थे, सिर्फ एडमिन मैसेज भेज पा रहे थे। मेरा ग्रुप ओपन था, नोटिफिकेशन आ रहे तो मुझे खुशी होती थी। बहुत सारे फर्म के बच्चे उसके अंदर ऐड थे जो फाइनल का ऑडिट अटैम्प्ट कर रहे हैं इस बार, तो वो बताते थे कि भाई सुबह उठें तो 300 मैसेज नए आए हैं, रात में ग्रुप देखा है सुबह उठें 300 मैसेज नए आए हैं। तो इतनी इंटरेक्शन होती थी, कुछ बच्चे कंटिन्यूस बेसिस पे लगे होते थे, और मैं उन्हीं बच्चों को बता रहा हूँ, मोस्टली उन्हीं बच्चों में से बहुत सारे बच्चे पास हुए, बहुत सारे बच्चे पास हुए। तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, एक ब्लेसिंग है, इसको यूटिलाइज़ करना। इस अटैम्प्ट में भी ये ब्लॉक नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है। मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम फ्रॉम फैकल्टी, मैं तो वैसे ही अवेलेबल हूँ, हफ्ते में 4 बार आपसे मिल रहा हूँ। अच्छा, पोर्टल का एक्सेस है, पोर्टल हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट, जैसा दूसरे जगहों पे आपका अवेलेबल है वही सेम सेटअप यहाँ पर भी है। आप लोगों ने शायद इंटरेक्शन किया हो पोर्टल से, जो पोर्टल दूसरी जगह पे अवेलेबल है वही है, सेम है, वेंडर सबके सेम है, तो वही पोर्टल चल रहा है। जो भी फीस वगैरह वो आप करोगे तो आपको पोर्टल का एक्सेस भी मिल जाएगा। जनरल कॉन्सेप्ट, आइज़ा 200, कंपनी लॉ और आइज़ा 210 वो हम कवर कर चुके हैं। आइज़ा 210 मैं वापस से आपको स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं बिल्कुल क्लोज कर चुका हूँ। आइज़ा 200 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देख लेना लाजमी क्लास अटेंड करने से पहले। क्यों? उसके अंदर जनरल कॉन्सेप्ट भी हैं। जनरल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मिसस्टेटमेंट क्या है, मटीरियलिटी क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, फ्रॉड क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है, ऑडिट रिस्क क्या है, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ ताकि जब मैं जार्गन्स यूज़ कर रहा हूँ ना दूसरा टॉपिक में तो मसला ना हो। एक ब्रीफ सी नॉलेज तो हो ना। इंटरनल कंट्रोल मैंने बता दिया भाई ये चीज़ें, इनहेरेंट रिस्क बता दिया। इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर आएगा बाद में डिटेल में, लेकिन आपको अभी से पता है कि यार इंटरनल कंट्रोल्स क्या है। सही है, तो ये चीज़ें। अब डेली क्विज और मॉक्स वो मैं डिस्कस आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ। सही है। एक और चीज़ मैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला तौफीक दे, थोड़ा सा और टाइम दे, तो उसमें ये करूँगा जो बच्चे रेगुलर क्लास के अंदर होंगे ना, ये सब उनके लिए होगा। भले वो एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, जितने बच्चे रेगुलर क्लास में होंगे ना उनकी मैं अलग से, एक होता है ना स्कूल में पीटीएम होती है, पेरेंट, अपनी बेटी की पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करने जाता हूँ ना, तो उसके अंदर बहुत अच्छी मुझे ये चीज़ लगती है कि टीचर जो है ना वो बच्चे के सारे रिजल्ट रख देती हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि भाई हमने इस फलानी डेट को ये टेस्ट दिया, ये टेस्ट दिया, ये होमवर्क दिया और उसकी ये परफॉर्मेंस रही, और फिर ओवरऑल ना फीडबैक आती है नीचे। मैं क्या ये काम मैं भी कर सकता हूँ। जो बच्चे रेगुलर होंगे, एक्टिव पार्टिसिपेट कर होंगे क्लास के अंदर, अटेंड कर रहे होंगे बिला नागा, और डेली क्विज भी अटेंड कर रहे होंगे, तो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट उनके साथ शेयर होगी। भाई मैं तो असेस कर रहा हूँ ना, आप क्लास के अंदर बैठो, कितना आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो चीज़ें। इस तरह लास्ट टाइम में था, कुछ बच्चे थे बहुत मतलब जान से प्यारे थे वो बच्चे, जिनके पेपर्स निकले, उनके साथ भी ऐसी सिनेरियो था। उनको बताता था, देख डे 1 से ये बोल रहा हूँ तुझे, डे 1 से ये कर लो कर लो कर लो कर लो, इतना बोला, इतना पिन किया कि उन्होंने किया वो। इस टाइम में मेरा ये इरादा इंशाल्लाह ताला कि मैं मंथली या आपको इस तरह से करके फोर्टनाइटली करके एक प्रोग्रेस आपको दूँ कि भाई ये चीज़ है, एरियाज इम्प्रूवमेंट ये। तो अगले 15 दिन के अंदर हम दोबारा से बैठेंगे, इंडिविजुअल सेशन भी आपके साथ में रख सकता हूँ कि भाई ये आपकी प्रोग्रेस है, ये वीकनेस है, इस पे काम करो। अगले 15 दिन मैं और असेस करूँगा आपको, अब आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। तो ये कंटिन्यूस बेसिस पे आप एग्जामिनर समझो आपके साथ कनेक्टेड है, तो उसका फिर लेवल कुछ और होगा। ये एक वैल्यू एडिशन है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ इस बार। ठीक है। अच्छा, स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्लाइडें बनाइए तो चला देता हूँ। अभी से स्टार्ट करना है, कोई दो राय है ही नहीं। 15 दिन अब से लगाओ, 15 दिन और एक स्ट्रैटेजी बनाओ।
15 दिन मैक्सिमम, उससे ऊपर ना जाना। स्ट्रैटेजी बनाओ, सेल्फ रियलाइजेशन करो कि भाई मैं कितने पेपर दे रहा हूँ, कितने दे रहा हूँ, 2, तो उसके हिसाब से प्लॉटिंग करो। मैंने बता दिया वीक में 4 दिन क्लासेस होंगी हमारी, 1 दिन और मज़ीद ऐड कर सकता हूँ, ऑल्दो ज़रूरत नहीं होगी, मेरे लेक्चर्स में ज़्यादा बकवास नहीं होती, टारगेटेड चीज़ होती है। तो जो बाद में भी अगर कोई पोर्टल का एक्सेस लेना चाहे ना, तो मैं अलग से कोई लेक्चर की कटिंग नहीं करता, पूरे लेक्चर उठा के देता हूँ, क्योंकि वही उसके अंदर कोई ऐसी बकवास नहीं होती, सीधी बात, नो बकवास। वो स्प्राइट वाला ऐड है ना, तो वो चलता है, तो डायरेक्ट मैं वो पकड़ा देता हूँ, तो आप वो चलाओ, मसला नहीं है, ठीक है। पोर्टल का एक्सेस लो, पोर्टल देखना शुरू कर दो। गणेश बाबू क्या हाल है? अच्छा, तो 15 दिन जो है ना आपने प्लानिंग पे लगाना है, और फिर आपने देखना है कि यार मैं किस तरीके से लेके चलूँ। सेल्फ लिया 3 पेपर दे रहा हूँ, तो 3 पेपर दे रहा हूँ, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं कहीं से पढ़ रहा हूँ, तो क्लासेस कब कब होंगी, आया कि वो रिकॉर्डेड है या लाइव है, वीक में कितने दिन क्लासेस होंगी, तो उसकी प्लॉटिंग करो ज़रा। और कब तक जाओगे? जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा। एक्सेल शीट बनाओ, तुम ब्रेन स्टॉर्मिंग तो करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, फिर अपनी मसरूफियात है तुम्हारी, मसरूफियात को भी प्लॉट करो, भी फ़लाने दिन मैंने ये करना है, मूवी रिलीज़ हो रही है, वो देखने जाऊँगा मैं, मतलब जो भी काम है, कदन की शादी है करानी है, किसी का निकाह पढ़ाने जाना है मुझे, तो अब वो गुड नाइट वाला टाइम भी फिर एलोकेट करोगे रात में अलग से, सही है। तो वो जितनी भी प्लॉटिंग है ना वो सारी करना, और उसके बाद देखना कि यार सारे दुनियावी काम निकालने के बाद पढ़ाई के लिए कितना टाइम बच रहा है मेरे पास, रेजिडुअल टाइम, और वहाँ पे प्लानिंग करना अपनी। ऑडिट के लिए डेली का भी से तुम अगले 1-1.5 महीना 1 घंटा लाजमी रखो सेल्फ स्टडी का, बाकी 23 घंटे तुम्हारे, 1 घंटा मेरा है उसमें, सही है। 23 घंटे बाकी तुम्हारे, जो करना है करो, और क्लास का फिर अलग से इसके अंदर, ठीक है। क्लास कुछ करेंगे 1.5 से 2 घंटे के ऊपर की ना हो, ताकि कॉन्सेप्ट ग्रिप करने में भी आसानी हो, और फिर कंटिन्यूटी को रख सकें हम, ठीक है। एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी विद डिसिप्लिन, अब उसको देखते रहना कि भाई शिफ्टिंग की ज़रूरत तो नहीं है, मैंने ये सोचा था कि यार ये टॉपिक मैं कवर कर लूँगा अब तक, और नहीं हुए तो फिर मुझे वो फिर कैरी फॉरवर्ड करके अगली बार ले जाने पड़ेंगे। तो एक नई शीट बनाओ, कॉपी करो उसको, नई शीट बनाओ और देखो, और फिर स्ट्रैटेजी को वापस से रीवैल्यूएट करो कि भाई क्या मिस्टेक मेरे से हुई थी जिसकी वजह से मैं स्ट्रैटेजी को रिवाइज करूँ, ताकि मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मीट हो। भाई ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मटेरियल में स्टेटमेंट ना हो, ये ऑब्जेक्टिव है। आप ऑडिट कर रहे हो, आपने पूछा क्या हाल है वरुण, अस्सलाम, अच्छा, तो आपने जो है ना, आपने क्या किया, बुला दिया यार तुम लोगों ने, अच्छा, तो आपने, हाँ, आप ऑडिट करने के लिए गए, आपने क्लाइंट को बोला कि यार रिलेटेड पार्टी की मुझे लिस्ट दे दो, क्लाइंट ने रिलेटेड पार्टी की लिस्ट दी, आपने बोला ठीक है, उनके ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई की, बैलेंस आइडेंटिफाई किया, कन्फर्मेशन ली, नॉट मल्टीपली मिस्टेटेड। प्रोसीजर कर रहे थे, अचानक से जूनियर खुद का, उसने बोला कि सर एक और रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई, अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी, रिस्क बढ़ गया, वापस से रीअसेस किया, क्यों? क्योंकि ओपिनियन गलत हो सकती है, एफएस में मिसस्टेटमेंट जा सकती है, वापस से अप्रोच को रिवाइज किया। तो आपने इसी तरह से करना है, आज प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, कोई ऐसी चीज़ हो गई, कोई अनसर्टेन इवेंट्स हो गए, सर्कमस्टांसेस हो गए, उसकी वजह से आपको स्ट्रेटजी रिवाइज करनी पड़ी, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में है कि पेपर पास करना है। इतने टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट 1 महीना पहले मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूँ क्लास के साथ, 1 महीना फिर मुझे प्योर प्रैक्टिस के लिए बचे और कुछ भी ना हो, कवरेज के लिए बचे। ये नहीं कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मैसेज फेंकता रहूँ मैं जगह जगह। स्टिक टू योर टाइमलाइंस एंड स्ट्रैटेजी, वो डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लाइव सेशन, फिजिकल आना है फिजिकल आओ। ये 2 बच्चे पीछे बैठे हुए ना, दोनों बच्चों को माशाल्लाह से पास हो गया, सही है। तो ये, और 2 बच्चे और थे वो रेगुलर थे, रेगुलर वो ये बच्चे रेगुलर फिजिकल आके क्लासेस उन्होंने अटेंड किए हैं, अपने आंसर्स उन्होंने यहाँ पर चेक करवाएं। रेगुलर आसान नहीं है ऑनलाइन के दौर में, जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हों, बहकाने के लिए बहुत लोग हों, लेकिन वही चीज़ कि ये लोग नहीं भूले कि इन लोगों ने पेपर पास करना है। ये लोग आए, इन्होंने अटेंड की क्लासेस और इन्होंने पेपर पास किया, गेट द जॉब डन, सही है। अब जिनको भी मैसेजेस करते थे बैठ के, अब उनसे बात करेंगे, टाइम बहुत मिल गया इनको। अच्छा, एक दिन तो तुम बहुत तैयार होकर आए थे, याद है मुझे। एक्टिवली अटेम्प्टिंग द डेली क्विज एंड मॉक्स फॉर डायरेक्ट फीडबैक, यूज व्हाट्सएप ग्रुप वेल, डोंट शाय इफ यू डोंट वांट टू बी एम्बेरस्ड। भाई कोई ऐसा कोई बेतुका सवाल पूछ लोगे ना ग्रुप में, तो क्या होगा भाई, मैं ही जलील कर दूंगा, 2-4 बच्चे मजाक उड़ा लेंगे, रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने आता है, सही है। तो अगर वहाँ पे शर्मिंदगी नहीं उठानी है, घर वालों के सामने नहीं उठानी है, तो क्लास के अंदर जलील हो जाओ,
उससे फिर लर्निंग एक अलग निकल कर आएगी। हेल्प अदर स्टूडेंट्स एंड रिजॉल्विंग क्वेरीज, जो मैं भी बता रहा था कि भाई दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी तो, उनको भी तो मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, तो उनको भी आपने रिस्पॉन्ड करना है, चाहिए उनका भी साथ बनना है, और कंप्लीट कोर्स कवरेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो क्लास मिस नहीं करनी है आपने कोई भी, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स वगैरह थी। तो अब कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकता है, कोई भी सवाल नहीं है। गणेश यार इधर आओ, तुम बताओ कि क्या किया पेपर में और स्ट्रेटजी क्या रही हो, किस तरीके से पेपर पास किया, ताकि जो रिकॉर्डेड बच्चे देख रहे हैं बाद में उनको भी समझ में आए। वरुण तुम ज़्यादा टाइम मत लेना। अस्सलाम। मैंने जो स्ट्रेटजी अप्लाई की थी, तो पहले तो ये था कि लाइव क्लासेस मैंने ली थी, ठीक है ना। लाइव क्लासेस लेने के साथ साथ मैंने जो एक तो क्लास का जो 1 घंटा दिया था, जो क्लास में देना था वो दिया ही दिया। लेकिन घर जाके भी ये नहीं है कि 6 से 7 घंटे ऑडिट को देता था, प्रैक्टिस करता था। साथ साथ प्रैक्टिस में ये कि पास पेपर 4 से 5 साल के मेरे 2 अटैम्प्ट लग चुकी थी, तो 4 से 5 साल जो अटैम्प्ट थे वो आंसर रट चुके थे दिमाग में। जैसे क्वेश्चन आता था वो दिमाग में उसका आंसर ही प्रिंट हुआ होता था। तो मैंने दूसरी आई कैप की बॉडीज़ जो से इंडियन बॉडी है उसका भी क्वेश्चन मैंने उठाए थे, और आई कैप के प्रीवियस में चला गया था 2011-2010 तक मैं पीछे चला गया था, तो वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर सर को भी मैंने व्हाट्सएप पे भेजे थे, मैंने कहा सर रिव्यू करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व किए हैं नहीं किए हैं। तो आपको भी यही रिकमेंड करूँगा, टाइम दो, पहले अपना क्लासेस लाइव लो अपनी, और ड्राफ्टिंग फिज़िकल चेक कराओ आके अपनी, और फेस टू फेस उसकी ड्राफ्टिंग का रिव्यू ले लो, और पास पेपर भी सॉल्व करो। पीछे भी चले जाओ फर्स्ट पेपर में, ऐसे नहीं है कि 4-5 साल जो प्रीवियस हैं वो तो दिमाग में रट भी जाते हैं उसके आंसर। यही है पेपर। तो इस अटेम्प्ट में टीचिंग में क्या डिफरेंस है, मुझे क्या दिखता है, किस तरीके से हेल्प हुई हमारी, या डेली क्विज ने हेल्प की, क्या क्या चीज़ है? डेली क्विज़ेस और जो आपका था फेस टू फेस जो ड्राफ्टिंग का था, नॉर्मल जो मार्केट में है तो उसके तो टीए रखे हुए हैं, मतलब कि एक उसको स्टूडेंट को फीडबैक नहीं मिलता पर्सनली, किसी को रिप्लाई आता है किसी को नहीं आता, और कोई स्टूडेंट शाय कर जाता है, रिप्लाई नहीं, मैसेज नहीं करता, ड्राफ्टिंग करता ही नहीं है किसी की। जैसे इंग्लिश हाई लेवल पे है तो वो जैसे मेरी इंग्लिश इतनी हाई लेवल पे नहीं है, तो मैं जैसे वो दूसरों का दिखता था तो मैं लिखना ही छोड़ देता था। मैंने कहा इसकी इतनी इंग्लिश आए तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो उस लेवल पे तो सर के सामने तो मैं यही था कि जो लिखना आता था मैं लिख लेता था, ड्राफ्टिंग फेस टू फेस थी, और जो डेली क्विज़ेस थे उसका आंसर देता था, उससे फीडबैक मिलता था, पेपर पास हुआ उससे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम वरुण प्रकाश है। मेरी क्या कहते हैं एक अटैम्प्ट लग चुकी थी, लास्ट अटैम्प्ट में सर से पढ़ा था मैंने। और क्या कहते हैं सर की स्ट्रेटजी ये थी कि सर ने जो शुरुआत से ये रखा कि आप डेली क्विज़ दो, ठीक है, जो भी आए जो भी लिखो, सेम चीज़ मत लिखो, और क्या कहते हैं सर के जो की पॉइंट्स थे वो याद रख लो कि भाई ये चीज़ है, ये आप पढ़ लो और ये पॉइंट्स आ सकते हैं। सेम होता है टॉपिक हर चीज़ में, सिर्फ आपका क्या कहते हैं सिनेरियो में 1-2 अल्फाज घुमा देता है, बाकी और सिर्फ सब कुछ सेम होता है। और सर के जो लास्ट मोमेंट पे जो सर के सुपर आवर था वो तो बहुत बेहतरीन था। 1 मंथ में उसने ऐसा काम किया सर, बेहतरीन पावर प्ले में। वो तो भाई सर इतना याद कर दिया सर, एक ही पॉइंट टू द पॉइंट लिखता जा रहा हूँ बस। जैसे क्या कहते हैं वो प्रोविजंस के थे और जो कॉमन चीज़ थी सारी एक ही बार में, और सर के जो ड्राफ्टिंग जो टाइम टू टाइम चेक हो रही थी, और सारी चीज़ें एक साथ ही चेक होती हैं, और रिप्लाई टू द पॉइंट। और पॉइंट भी मतलब क्या कहते हैं सर एग्जामिनर की तरह ही देते हैं, क्या कहते हैं मतलब अगर आपने गलत लिखा है तो लिखा है, सही कर लो उधर ही, और टाइम टू टाइम सेट हो जाता है, बंदा ड्राफ्टिंग पे मेहनत करता है। और मैं कहता हूँ कि ऑडिट को आप जो कहते हैं मतलब सारा दिन पढ़ना चाहिए। आप 3 घंटे पढ़ोगे आपको इतनी वो कैफियत होगी कि आप अब नहीं पढ़ा जाता भाई, एक ही चीज़ सेम टू सेम बार बार आ रही है, दिमाग इतना वो सुन हो जाता है, तो बंदा कहता है छोड़ दो यार, सारी चीज़ें भूल ही रहा हूँ एक बारी में। तो ये है कि भाई जो सर जो पढ़ा रहे हैं वो लिखो, और क्या कहते हैं वो बस पॉइंट देख लो, क्या कहते हैं ईजीली होते हैं, इतनी मुश्किल भी ड्राफ्टिंग नहीं होती। अगर आप देखोगे एग्जामिनर कमेंट्स वगैरह वो इतनी हाई लेवल लिखता है कि आपको लगेगा कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, छोड़ दो इसको, ये वर्डिंग ही पता नहीं क्या है, और क्या कहते हैं किस पॉइंट से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, वो नहीं देखो, बस सर जो बोल रहे हैं अगर आपने लिखा है, सर पॉइंट्स दे रहे हैं, आप उस पर एतबार करो, और आपको लगे कि सही है, सर बोलें सही है, तो उसमें पास भी हो जाएगा। मेरा भी ऐसे ही हुआ है, मैंने कोई हाई लेवल की इंग्लिश नहीं लिखी, नॉर्मल सी इंग्लिश थी मेरी,
जिसको लगता है ड्राफ्टिंग में मसला है वो चेक करा दो टू द पॉइंट। अगर कोई लगता है आप अपना पॉइंट्स डाल सकते हो वो लिख भी दो, एक्स्ट्रा में दे दो। भले आपको फिर वो सर टाइमिंग का बता देंगे, अगर आपको टाइमिंग हो तो लिखना, और क्या कहते हैं ज़रूरी था या नहीं था ये भी चेक कर लो सर से। वो बिल्कुल पर्सनल मैसेज कर दो, अगर सर इजीली रिप्लाई दे देते हैं, इतना कोई मसला नहीं होता। बाकी ऐसे ही आपका पेपर पास हो सकता है। अगर आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा, ड्राफ्टिंग करोगे तो हो जाएगा, वरना अगर सिर्फ रट्टा ही मारोगे तो फिर 15 से 20 ही मार्क्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते। अच्छा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी जो वरुण ने कही, आइडेंटिफाई की, और जो मैं मिस कर गया था कि ऑडिट आप देखोगे ना सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन एंड में हम और आप मिलके बैठेंगे ना, जो तुम लोग से भी मैंने बात की, ऑडिट बहुत छोटा सब्जेक्ट है। सब चीज़ों को कॉमन सेंस है, तुम्हारी लाइफ से कनेक्टेड है और कुछ भी नहीं है। एंड में ऑडिटर का हमेशा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेट ना हो, बस, और कुछ भी नहीं है। उसको करने के लिए ऑडिटर को जो करना पड़े ना, ऑडिटर वो करेगा। और ये स्टैंडर्ड है, लॉ नहीं है। अब स्टैंडर्ड से आगे पीछे हो सकते हो, लेकिन आइजा का ऑब्जेक्टिव मीट होना चाहिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मजीद कोई सवाल है किसी का? अगली क्लास सैटरडे को होगी इंशाल्लाह ताला हमारी, ठीक है। तो टाइम वाइम जो है वो एडमिन कम्युनिकेट कर देगी ग्रुप पे। फिजिकल आना चाहो फिजिकल आ जाओ, मोस्ट रिकमेंडेड फिजिकल है, क्योंकि ड्राफ्टिंग का मज़ा फिजिकल में ही आता। और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो जिस तरह भी करना चाहो, ठीक है। इंशाल्लाह मिलता है। थैंक यू एवरीवन ऑनलाइन।